हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जितने भी हमारे ज्वाला के धुरंधर हैं एक बार जरूर बताएं क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। राधे राधे श्री राधे। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। जिंदगी जिंदाबाद चल रही है क्या। जय जय ज्वाला की, जय जय ज्वाला की भैया, जय ज्वाला की। क्या हाल चाल है। हाँ, सुबह सुबह फिर से उठ के आने की आदत बनानी पड़ेगी। ऐसे अच्छी बात है। मेरा भी बहुत दिन से मन था भाई कब आएगा ये प्रयास टू, भाई हमें पढ़ाना है। हाँ, क्योंकि ये बैच कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि जिस भी लेवल तक ले जाता हूं सब बर्दाश्त कर लेता है। अक्सर ये बात मैं बताता रहता हूं सबको कि भैया प्रयास टू ऐसा बैच है जिसमें मैं सब कुछ पढ़ाना चाहूं तो सब कुछ पढ़ा सकता हूं। वो बर्दाश्त एटलीस्ट कर पाते। हाँ, कभी कभी तुम लोग थोड़ा थोड़ा नाटक कर देते हो लेकिन ठीक है, उतना चलता है। पिंटू प्लम्बर की गैंग भी शामिल है क्या। ओके, कोई बात नहीं। पिंटू प्लम्बर गैंग का भी स्वागत। हर उस शख्स का स्वागत है जो कल 3-4 जगहों पर चांद बनकर निकले थे, है ना। उन सबका स्वागत कर लेते हैं भैया। कल कौन सा दिन था भाई पता है ना। चलो 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 चलो, क्या हाल है भाई। बढ़िया बढ़िया। अरे लव यू भाई साहब, लव यू, लव यू फ्रॉम। अच्छा हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। मैंने अपने मतलब जो पढ़ाया था मैंने लास्ट की वीडियो देखी, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली जो शायद 14th लेक्चर हमने डाला है ना लास्ट में, उसमें मैंने चेक किया तो मैं देख रहा हूं उसमें लक्ष्य के भी बच्चे पढ़े हुए हैं बहुत सारे। प्रयास के सारे वर्जन्स के बच्चे आके इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। बहुत खुशी है, आप सभी का स्वागत है। फिर मैंने बाकी भी जाके केमिकल बॉन्डिंग चेक किया, पीरियोडिक, सबके नीचे भरा पड़ा है कि सर मैं फलाने फलाने बैच से यहां पर आकर के पढ़ रहा हूं। चलिए, आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग जिस जिस भी गैंग से आए हुए हैं हम सभी का स्वागत करते हैं। जय ज्वाला की भैया, जय जय ज्वाला की। क्या हाल है, तबीयत पानी ठीक है। ओके ओके ओके। कोऑर्डिनेशन नहीं किया, क्या बात कर रहे हो भाई। कर लो यार, अब तक इतना गैप मिला था, यूज करो भाई। क्या कर रहे हो यार, कोऑर्डिनेशन कर लो, फायदे में रहोगे। वैसे मैं पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूं अभी, तब तक निपटा लो क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में कोऑर्डिनेशन की ही जरूरत है। बाकी किसी के भरोसे हम वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। और बताइए, तबीयत पानी जिंदगी सबकी ठीक ठाक चल रही है। सब लोग बताएंगे एक बार। चोलिए चोलिए करें। मजामा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पजामा में मजामा। चलिए जी, इंट्रोडक्शन। आज वही बेसिक बातें करेंगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में जो हमने पढ़ा है, वही एक बार रिवाइज करवा देंगे। फिर फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप पर बातचीत करेंगे, ये भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन इसको भी दोबारा बता देंगे। फिर हम आएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, ये आपको आज शायद नया सीखने को मिलेगा। बाकी ये दोनों पुरानी ही बातें हमारी चलेंगे। ठीक है जी, चलिए चलिए। वेरी गुड वेरी गुड। बैकलॉग नहीं होना चाहिए भाई, अब बैकलॉग की कहानी खत्म करो। अरे यार जी सर, रोज स्टडी छोड़ो भाई। क्या भाई, छोड़ो। ऐसे आदमियों पे सुबह सुबह वक्त खराब नहीं करते। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन पा जाओगे, फिर मजेदार हो जाएगा कहानी जिंदगी की। ये आरजे का रोस्टिंग तो चलता ही रहता है, किसी ना किसी को पकड़ के कुछ ना कुछ कहना, है ना। अब आंटियों को कौन रोकेगा, रोक पाओगे तुम। मेरे बस की तो नहीं है भाई ये आंटी। चलो हम बातचीत करते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर। शायद आप ये सब जानते होंगे लेकिन तब भी एक बार बताते हैं जी। हाँ, इनको पहचानते हैं, कौन है ये। सर हमने इनको कहीं देखा है, इनको कहते हैं बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर किससे भैया, 13 से। एक बात और मैं कहना चाहता हूं यार, भाई नोट्स मत बनाओ। मुझे लग रहा है, अब मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही कि अभी नोट्स मत बनाओ। नोट्स कब बनाना होगा एक बार यहां पर मैं चर्चा कर ही देता हूं। एक काम करते हैं प्यारे, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि कैसे हम आगे करने वाले हैं। वो बहुत जरूरी है, फिर पढ़ाने पर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है जी, एक बात समझिएगा, जो पी ब्लॉक है ना, जिसमें क्लास 11th एंड 12th दोनों हमें पढ़ना होगा, मतलब बोरॉन की फैमिली से लेकर के पूरे इनर्ट गैस तक पढ़ना है। अच्छा जी, इस पी ब्लॉक में उन्होंने बहुत सारा पोर्शन हटा दिया है, कंपाउंड बहुत सारे हटा दिए, बट एक लेवल तक का हम लेकर के जाएंगे। फिर बाकी पोर्शन जो है आफ्टर जेईई मेंस 1 पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ध्यान रखेंगे यहां पर, कृपया ध्यान दें। आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा कि भैया इस पी ब्लॉक में अभी के लिए हम क्या करेंगे, केवल और केवल। अब आप सोचेंगे सर जेईई मेंस लेवल पढ़ाओगे, नहीं, जेईई मेंस से थोड़ा ऊपर पढ़ाएंगे। जेईई मेंस से थोड़ा ऊपर का लेवल बताएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि जेईई मेंस में उन्होंने क्वेश्चंस यहां डाले ही नहीं,
मतलब, और सॉरी रिएक्शंस उन्होंने डाले ही नहीं। अब बिना रिएक्शंस के मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस समझा नहीं सकता। बिना रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक पढ़े डी एंड एफ ब्लॉक समझ में नहीं आएगा। हमें K2Cr2O7 KMnO4 इनकी रिएक्शन नहीं समझ में नहीं आएगी। तो भैया हमें रिएक्शन पढ़ना जरूरी है। इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं, जेईई मेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेकर के आऊंगा। क्लियर है? मतलब कुल मिला के ये है कि मैं यहां पर रिएक्शंस को समझाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर, सब लोग रटवाते हैं। मैं कह रहा हूं रिएक्शंस में समझाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी में है। ठीक है जी। तो रिएक्शंस वाला पार्ट हम यहां पे कायदे से कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है। जो कंपाउंड्स है उनमें से कुछ कंपाउंड्स भी करेंगे, कुछ कंपाउंड्स भी करेंगे। जैसे मान लीजिए बोरेक्स हो गया, क्योंकि वो आगे चल के यूज होगा। बोरेक्स बीड टेस्ट करके बोलते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। उसी तरीके से सिलिकेट्स हो गया, सिलिकॉन्स हो गया, ये सब हम कायदे से यहां पर सीखेंगे पहले। क्लियर है? तो कुछ कंपाउंड्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक, रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब ये आ गया तो ये समझ लीजिए कि आपको ठीक ठाक नॉलेज हो जाएगा। एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। अरे बोलो रे प्यारे, मैंने क्या बोला? एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा पी ब्लॉक का थोड़ा सा अच्छे से निपटा देते हैं, क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस, इसमें भैया सॉल्ट को एनालाइज करने में ना भाई, सॉल्ट को एनालाइज करने में आपको रिएक्शंस की जरूरत पड़ेगी। और वो सारी रिएक्शंस कहां पे हैं? इधर है पी ब्लॉक में। इसीलिए सीखना जरूरी है, अदरवाइज आप 100% सॉल्ट एनालिसिस रटोगे। ठीक है। देखो याद करने वाला चैप्टर है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कम से कम रिएक्शन, उनके प्रोडक्शन वो तो हमें आए, इतना तो सपोर्ट मिले कि रिएक्शन को देखकर प्रोडक्ट बताने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो। समझ रहे हो? और वो तब डेवलप होगा जब ये वाला पोर्शन हमने कायदे से कर रखा होगा, तो सॉल्ट एनालिसिस में फायदा मिलेगा। फिर आइए डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सबको समझने का जो जरिया है, जो नजरिया है, वो सब इन्हीं रिएक्शन से गुजरती है। तो हम ये सीखेंगे तो हमें ये सारे चैप्टर आ जाएंगे। और प्राइमरली देखिए तो हमारा कितना ही पोर्शन है, ये पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस, डी एंड एफ। क्या इसके अलावा जेईई मेंस में कुछ और आ रहा है? नहीं आ रहा ना भाई। तो ये 3 चीजें हमें कायदे से करनी है। चलिए बताइए, बात ठीक ठाक लग रही है? ऐसा करना ठीक रहेगा भाई? अरे ओ प्यारे, हाँ अब नोट्स के बारे में बता देता हूं। देखो यहां पी ब्लॉक में ना बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है। तो जहां डेटा होगा उसको लिख करके बहुत बार अपनी खोपड़ी खराब नहीं करनी कि बाद में तुम टाइम लगा रहे हो उसका नोट्स बनाने में। मेरी समझ से अभी ये काम करना ठीक नहीं होगा। क्या करना है, जैसे मैं रिएक्शंस वाला पोर्शन करवाऊंगा तो ये लिखना है, ध्यान दीजिएगा। रिएक्शंस पूरी कॉपी पर होना चाहिए, क्योंकि यहां मैं तुम्हारा दिमाग लगवाऊंगा। यहां मैं तुम्हें ए एंड बी 2 रिएक्टेंट दे दूंगा, सी या डी जो कुछ भी बन रहा होगा उसका मैं प्रेडिक्शन सिखाऊंगा। तो उसके लिए पेन चलाना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। यहां आपकी जरूरत है भैया। हाँ कंपाउंड्स में आप पे डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कहूंगा कंपाउंड सारे नोट करो। ठीक है जी। जहां रिएक्शन इन्वॉल्व होगा वो सारा नोट कर लेना, बट बाकी थ्योरेटिकल पार्ट को इसी नोट से जो मिलेगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि कायदे से लिख करके आपको दे दूं, ताकि मेरे प्यारे क्या हो जाए, आप उसी से रिवाइज कर लीजिए। क्लास में आने से पहले एक बार नोट्स खोला, एक बार देख करके आगे। जैसे एसिड्स और उनके स्ट्रक्चर्स, इसको भी हमें कॉपी पर लिखना है। तो मेन जो बात है वो कंपाउंड्स वाली मैं कह रहा हूं कि ये इसके नोट्स की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो डेटा होगा वो शायद लिखने की जरूरत है। जैसे आज वाली क्लास है, इसमें भी बहुत सारा ऐसा पोर्शन है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट जो लिख करके कोई खास फायदा नहीं है। लिखते रहोगे टाइम जाता है। ध्यान से सुनो, है ना, खोपड़ी लगाओ यहां रिएक्शन और एसिड्स में, उसका रीजन है। इसको और इसको लिख करके हम यहां फायदा उठाने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। आई थिंक आप सभी को मजा आया होगा। और एक बात और बता दीजिए कि क्या आप सभी एनसीईआरटी खुद से पढ़ लेंगे? एनसीईआरटी जल्दी बताओ, हाँ या ना, मैं चैट में देख रहा हूं। एनसीईआरटी आप खुद पढ़ लेंगे या मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊं? देखो 2-3 तरीके, मैं रिएक्शंस वगैरह पढ़ा दूं, आप पढ़ लोगे उसके थ्योरेटिकल पोर्शन, या मैं क्लास में करवा दूं। करवाना आप तो चाहोगे ही करवा दूं, नो डाउट, मैं जानता हूं आप चाहोगे कि नहीं मैं करवा दूं, मैं करवा भी दूंगा, बट क्लास में फिर शांति बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जब थ्योरेटिकल पार्ट आएगा तो उसको बाकायदे रीड करके बताना पड़ेगा कि देखो इस लाइन का ये मतलब होता है, इस लाइन का ये मतलब होता है, तो उतनी शांति बरतनी पड़ेगी। ठीक है जी। क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं ऐसे तुम्हें हवाबाजियों में फंसाऊंगा नहीं। सिंपल जान लीजिए कि आपको
कंप्लीटली 65% चीजें क्लास में मैं याद कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन 35% को याद करना, कंठस्थ करना, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे। प्यारे जी, अरे ओ प्यारे भैया लोग, ये आपका काम कर पाओगे? कंप्लीटली ये 35% आप पर डिपेंड करेगा। ये 35% के आधार पर मैं 65% क्लास में ही याद कराऊंगा। दोबारा सुनेंगे ये सारी चीजों के दौरान। शायद आपने पूरा का पूरा रट्टा मारा होगा आज के पहले जीवन में, बट मैं कह रहा हूं कि 65% मैं क्लास में ही याद कराऊंगा, समझाऊंगा, इनके क्वेश्चंस बनवाकर दिखाऊंगा। बट 35% आपको एक आधार, एक बेस बनाना पड़ेगा जिसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड है। समझ रहे हो? इस 35% में एनसीईआरटी इंक्लूडेड है। सो डोंट वरी, ये सब कुछ मैं कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, लेकिन फिर प्यारे शांति से पढ़ना। हाँ कि सर यहां तो बहुत लिखा हुआ है सर, तो भैया जी छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे ऐसी किसी ने बकवास करी तो। अभी तुम्हारे पास बकवास का वक्त नहीं है, जितना है सही से यूटिलाइज करो। मैं करवा दूंगा, इसकी चिंता तुम छोड़ दो। तुम्हें कहीं से नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ कॉपी और या नोट्स। कॉपी में ये नोट कर लेना, कंपाउंड्स इस नोट से पढ़ लेना, कहानी खत्म होती है। मैं बताऊंगा कब लिखना है, कब नहीं लिखना है। अपनी खोपड़ी नहीं लगानी। किस पे भरोसा करना है? मिस्टर पांडे जी पे। और बाकियों पे भरोसा अभी ठीक ठाक नहीं है इस सब्जेक्ट पर। हाँ चलिए, अब पढ़ाई लिखाई करते हैं भैया, अपने इस पर लौटते हैं। इस पर आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा। चलिए बताइए क्या भैया? ग्रुप नंबर 13 हम जानते हैं जी, पहचानते हैं पूरा। ये ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, इनके नाम बता सकते हो क्या? 17, और ये भैया 18, या ग्रुप आईयूपीएससी के हिसाब से 18 कह देते हैं। और उसके जो पहले मंडली बाबा थे, जीरो वगैरह कह के पुकारा करते थे। ठीक है जी, 18 आईयूपीएससी के हिसाब से, या जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो ये हो गया, ये हीलियम से लेकर के इनकी फैमिली। ठीक है जी, अभी नोट्स नहीं बनाना है, मैं बताऊंगा। अभी नोट्स नहीं बनाना, जब पोर्शन आएगा एसिड का तब मैं बताऊंगा, तभी लिखना प्लीज, है ना? प्लीज बकवास के चक्कर में मत पड़ना, नोट करने में वक्त जाएगा। मत करो ज्यादा वक्त अपने खराब। आइए पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे, अब देखो यहां पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए मेटल कौन कौन से, नॉन मेटल कौन से, मेटलॉइड कौन से हैं? किसी को मेटलॉइड याद है? किसी प्यारे बालक को मेटलॉइड याद है? तो जितने प्यारे लोग हैं जल्दी बता दे, तुरंत बता दे भैया क्या लिखा है। मेटलॉइड कौन कौन से होंगे? आज सब से तेजी, आज सबसे तेजी, ये 5 मेटलॉइड होते हैं। सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, कई टीचर सिलिकॉन को मेटलॉइड पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं भी कई बार यही कह देता हूं भैया अगर शक हो, समस्या हो, तो सिलिकॉन को तुम मान लिया करो मेटलॉइड है, बट है सिलिकॉन नॉन मेटल, ये भी गारंटी है। ठीक है जी, हाँ, लेकिन मैं ये पढ़ाता हूं भैया, मैं इसी की जिम्मेदारी ले रहा हूं, यही बोल पाऊंगा। क्लियर है? तो कंफ्यूजन लेके मत घूमिएगा। मैंने क्या कहा? आज, आज सबसे तेजी। तो ये 5 लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये 5 लोग मेटलॉइड हैं। ये 5 लोग क्या हैं? मेटलॉइड हैं। ये 5 लोग क्या है मेरे प्यारे? मेटलॉइड है। चलिए जी, निपटा दिया। मेटलॉइड के इधर वाले जो है वो क्या होते हैं? जल्दी बोलेंगे भाई। इधर वाले क्या होते हैं? सर हमने कहीं तो सुना था कि वो नॉन मेटल होते। क्या होते हैं? नॉन मेटल होते। तो देखिएगा ध्यान से, इधर वाले नॉन मेटल, और इसी को नीचे कर लो, ये इसको नीचे कर लो। ये वाले सारे लोग, ये जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये मेटालिक कैरेक्टर के लोग हैं। इधर वाले जो है नॉन मेटल कैरेक्टर के हैं। ये तो इनर्ट गैस है, तो इसको इस लिस्ट से तो बाहर रखेंगे। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि नॉन मेटल बताइए कौन है, तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टेटीन। कई बार हम मेटलॉइड पढ़ते हैं बट है नहीं, ये कंप्लीटली नॉन मेटालिक कैरेक्टर ही रखता है। तो जो बता रहा हूं प्लीज वही फॉलो करेंगे। ठीक है जी, अभी के लिए यही फॉलो करेंगे, बाकी देश दुनिया से अभी थोड़ा ऊपर उठ के आइए। ठीक है जी, शायद आनंद आया होगा। अब मैं कुछ लिखवाऊं कि लिख लोगे? क्या ही है इसमें यार, यही बनाना होगा, अब तुम्हें यहीं से पढ़ना है। तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर लिख दूंगा ताकि आपको नोट्स पढ़ते वक्त समझ में आए कि ये पांडे जी ने क्या लिखा था। क्या कह रहे हो भाई? अरे ओ प्यारे, अरे ओ नौटंकी बालकों, समझ में बात आ रही है? ये रहा,
यहां तक का सारा हिसाब किताब क्या है, नॉन मेटल है। लिख देता हूं ताकि आपको पढ़ करके समझ में आए। अच्छा जी, वैसे भी देखता हूं मैं आपकी 4-4 क्लासेस चल रही हैं निश्चित रूप से इस समय। वैसे ना यही मेहनत का वक्त है, क्योंकि अगर ये 1 महीना गुजर गया, विश्वास मानिए इसके बाद इतनी इरिटेशन, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। ये सच्चाई है, हर साल यही देखता हूं मैं कि यहाँ पे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अभी तो ठीक चलता है उनका, जैसे वो एंट्री लेते हैं आसपास 15 नवंबर की, उनकी इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन सब बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे, अभी ना थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अगले 1 महीने दुनियादारी छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ये करवा चौथ मनाने का वक्त नहीं है, और वो तुम्हारे लिए करवा चौथ जो मना रही है इस उम्र में, बेटा वो कईयों के साथ मना सकती। तो निश्चिंत रहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। और सेम गोज टू बी गर्ल्स। अगर कोई लड़का इतना अभी से व्रत रखने की कोशिश कर रहा है, नहीं बेबी तुम ऐसा नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए व्रत रख लेता हूं, तो वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है, वो कुछ और ख्याल रख रहा है। वो कईयों का ख्याल रख रहा है कि एक ही व्रत में सबको निपटा देते हैं। समझ रहे हो? हाँ, इतना वही एक आजकल कौन से एक बाबा जी हैं कि आपसे क्यों प्यार करेगा कोई, एकदम सही, एक मुझे बहुत सटीक लाइन लगी उनकी। क्यों प्यार करेगा भाई कोई तुमसे, बताओ क्यों करेगा भाई, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर? चलिए, ये मेटल्स है, मेटलॉयड है, नॉन मेटल है, ये पूरा का पूरा इनर्ट गैस है। हाँ, एक कह रहा मेरी वाली ऐसी नहीं है बेटा, यही सबसे बड़ा भ्रम है। अगर दुनिया में एक ही संशय फैला है तो यही है कि मेरी वाली या मेरा वाला थोड़ा अलग है, किसी का वाला वाली अलग नहीं है। हाँ, भ्रम से निकल के बाहर कूदो, भ्रम से निकलकर बाहर कूदो। अगर भ्रम की दुनिया में तुम पल बढ़ रहे हो तो बाहर निकल कर आइए, असली काम यही सब आएंगे। अभी मेटल खेलो नॉन मेटल के साथ, बाकी दुनिया ठीक नहीं है तुम्हारे लिए अभी। हाँ, फिर नहीं तो वही 70 में से कितना घटाओ कि 7 हो जाए, फिर ये खेलने की उम्र आ जाएगी तुम्हारी। व्हाट्सएप क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे आप यही सब भेजा करोगे। चलिए अगला देखते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से इनमें से, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है। अच्छी बात यह है कि देखिए जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको मैं यहां मार्क कर देता हूं, जाने देता हूं भैया, ये गंदा सा हो जाएगा, क्योंकि नोट्स आपको पढ़ना है तो अब हमारी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो देखिए ये है निहोनियम प्लेरोवियम। ये पढ़ा है क्या, नेहा फ्लाई टू मॉस्को? अरे भूल गए क्या, नेहा फ्लाई टू मॉस्को, किसको याद आ रहा है? नेहा का बताइए। अरे नेहा मतलब यहां पे निहोनियम, निहोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, जल्दी बताइए प्यारे, जल्दी बताइए। बताया गया था क्लास में, यहां से देख करके अंदाजा लग जाएगा, ग्रुप नंबर से इसका एटॉमिक नंबर पता चलता है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अरे बोलो रे, अरे ओ प्यारे, एस्टटीन एंड आर एन। देखिए नीचे वाले जो लोग हैं, खाली बिस्मत को छोड़कर, बिस्मत मेटालिक क्लस्टर रखता है, अच्छा सा मेटल है। 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या है मेरे प्यारे, ये पांचों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। निहोनियम, फ्लेरोवियम, पोलोनियम, एस्टटीन एंड, कई लोग एस्टेटाइन बोलते हैं, जो भी बोल रहा हूं, एस्टटीन एंड ये कौन है जी, रेडॉन। क्या कहते हो? इतना बस, इतनी बात खोपड़ी में गई, यही याद करना है, आगे वक्त नहीं मिलेगा। मेरी क्लास में प्लीज फोकस्ड रहे कि भैया 65% मैं याद यही करवा दूं। मैं अपनी जिम्मेदारी भैया कायदे से निभाना जानता हूं और मेरे को निभाना है वो। हाँ, ऐसे जो बच्चा आया है इधर उधर से पढ़ने, बाद में सोचेगा अच्छा इनको 3 ही चैप्टर आता था, चौथा चैप्टर इनका खराब है। बेटा ब्लॉक केमिस्ट्री के एक दावा ठोकी देता हूं, आगे जो तुम पढ़ोगे इस सीक्वेंस, इस मैनर में, इस तरीके से तुमने जीवन में न सुना है, न सुनने की कोई संभावना है। ठीक है जी। हाँ, चलिए अगला बात कर लेते हैं। एक चीज आती है दैट इज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये सब एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइनें हैं, इसीलिए ये आपके लिए पढ़ना अति आवश्यक है। जितने भी लोग हैं ध्यान देंगे, ये बताएं, ये जो दोनों है इसका कौन कौन, निहोनियम एंड फ्लेरोवियम। निहोनियम एंड फ्लोरोवियम ये दोनों ऐसे हैं जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, जो नेचर में मौजूद नहीं है, जिसको हम बना रहे हैं, इंसान बना रहे हैं, वो है निहोनियम एंड फ्लोरोवियम। जिन बच्चों ने ये बताया था 113 और 114, मुबारकबाद, आपने सही बताया था। एनसीईआरटी अमृत का क्या हुआ? एनसीईआरटी अमृत अभी
रोक दिया गया है, उसका रीजन ये है, हमने लिख दिया है, टाइप भी हो गया, बट उसको अभी रिलीज करने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए जो पब्लिकेशन हाउस संभालता है उन्होंने बोला कि सर नेक्स्ट ईयर निकालने में ही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी नो डाउट काम भी थोड़ा सा बाकी है, बट हमने सोचा बाद में निकालते हैं। और टीचर सारे बिजी है भाई, 2 ही लोग हैं हम, तो उसमें बिजी हैं अभी फिलहाल। बट मैं एक बुक लेकर के आ रहा हूं, जल्द ही आपके सामने मौजूद होंगे लेकर, ठीक है। वो आपके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बोर्ड वालों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। उसकी बात बाद में करेंगे, फिलहाल यहां पे पढ़ते हैं। अब सिंथेटिकली, हाँ, आर्टिफिशियल, वेरी गुड। आर्टिफिशियल को ही सिंथेटिक करने का मतलब क्या है, जिसको हम बना रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है जी, उसको कहते हैं सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो ये दोनों रहे आपके निहोनियम एंड फ्लोरोवियम। एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, ये आपका होमवर्क। क्या सर आप हमको काम दे रहे हो? बाबा कुछ काम तो आप भी करके आएंगे, थोड़ा सा हिंट विंट दे दूं। चलो देखो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है जी, ओ सीता आलू फेंको। अब इसको देख के आना, थोड़ा सा काम भी तो मिले, सारा कुछ एक बार ये सीक्वेंस देख लेना भाई। सर ये तो हम इंटरनेट पे डालेंगे, मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, कुछ काम तुम भी कर लो, है ना जी। ओ सीता आलू फेंको, ठीक है जी। एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट का क्या मतलब है कि आपके अर्थ क्रस्ट का मतलब समझते हो? जो बच्चे नहीं जानते वो उनका बता दूं भैया, जिनको अंग्रेजी नहीं समझ आ रही है। ऊपरी लेयर जो धरती का है उसी को अर्थ क्रस्ट कहते हैं। उसमें कौन सा एलिमेंट ज्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद आता है सिलिकॉन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है, और फिर इसके बाद कौन पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, ठीक है जी। ओ सीता आलू फेंको, तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा क्या? अरे बोलना, अरे बोलना प्यारे, समझे क्या? ये ओ सीता आलू फेंको, इसे याद रहेगा तुम्हारी खोपड़ी में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यही सवाल पूछ लेता कि बताइए कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये देख के बताओ, देख के बताओ भाई, लिखना नहीं है। अबे ये तो लिख के अच्छे से दे रहा हूं मैं, अब इसे साफ सुथरा क्या लिख दूं मैं? अच्छा तो लिख रहा हूं गधों। देखो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, तो ऑक्सीजन बताओगे, क्या कह रहा हूं? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन। इसके बाद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल, मेटल कौन सा है इसमें से? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल अगर कोई पूछे तो क्या बताइएगा? कौन? आलू। आलू मतलब एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये सही है क्या? अरे बोलो रे, ये सही है, ठीक। एक बार देख ले भाई साहब, ठीक, मामला ठीक लग रही है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, इस तरीके से ये सीक्वेंस देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? चलो अब ये पढ़िए, क्या है? ये है गीगाबाइट। गीगाबाइट जानते हो क्या होता है? गीगाबाइट, गीगाबाइट, बाइट क्या कर रहे हैं? बाइट, गीगाबाइट वाटर की तरह होता है। गीगाबाइट जो है वाटर की तरह होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आना जरूरी है। क्या है ये बताइए? जीए मतलब क्या है? गैलियम, ये जर्मेनियम, ये बिस्मथ। लिक्विड एक्सपैंड्स व्हेन इट फॉर्म्स द सॉलिड। जैसे कि वाटर में होता है कि वाटर जब सॉलिड बनाता है वो क्या करता है? एक्सपैंड करता है, अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा होता है। और गीगाबाइट का मतलब तो समझते ही होगी, जीबी कहते हैं, जीबी, समझ रहे हो ना जी? हाँ, जो आप समझते होंगे, अनपढ़ तो लगते नहीं है मुझे। तो बस यहीं तक की बात, अभी फिलहाल ऐसा ही नोट सुंदर सा रहने देते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे ही पढ़ना है, इस चैप्टर को, इस लेक्चर को ऐसे ही पढ़ते हैं जी। आइए पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने लोग अपने आप से लिख ले जाएंगे? सर हमको आता है, हमको मत बताइए। बताइए कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे हीना, यहां लिखेंगे नीना, फिर क्या होगा? और करीना। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, के जेरोक्स रंगीन लिख ले जाओगे। अब मैं तुम्हें बता दूं, कम सवाल पूछे गए हैं निहोनियम एंड फ्लोरोवियम पर, इसीलिए मैं बार बार इस पर फोकस करा रहा हूं कि इनके पूछे जाने के भरपूर चांस हैं। उनको क्या है भैया, वो पूछेंगे कि निहोनियम का बताइए क्या होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चा फ्रस्ट्रेट, पता नहीं निहोनियम कहां आता है, तो पहले पता होना चाहिए, फिर ये सब आपको लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं याद आ रहा है? सर हमको लिखना आता है। यहां पर हम कैसे लिखते थे? बोलो बोलो बोलो। 1s2 तो यही निपटा दिया, फिर हम क्या कहते थे? 2s लिखो, साथ में 2p, 2s 2p,
याद आ रहा है 3s और 3p, फिर कैसे लिखते थे 4s और 4p, ब्रैकेट में होता था 3d। याद आया क्या? ओके, क्या लिख दिया भैया? 4 लिख दिया, अच्छा जी। इसके बाद 5s, इसके बाद है भैया 4d 5p, है ना। 6s 6p, बीच में क्या आता है 5d 4f, या 4f 5d लिख लो, 4f इधर 5d, ओवरऑल सीक्वेंस से मैटर नहीं है अभी। 7s है ना, 5f 6d, और इसके बाद क्या होता है 7p। ये सब आपको पढ़ाया गया है। कैसे बताया था? एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी, नीचे क्या था एसएफडीपी, एसएफडीपी वाला ही सीक्वेंस लिखते हैं जो हमने पढ़ा है, क्यों इसको इधर उधर करना। 4f और यहां पर क्या हो जाएगा 5d। क्लियर है? यस। अब हमने इनका कैसे देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा था कि ये पी ब्लॉक का पहला मेंबर होने की वजह से भैया यहां P1 कर लो। सब में क्या आएगा प्यारे? P1 आएगा, P1 आएगा, P1 आएगा। P1 लिखने के बाद बाकी को सबको भर दो बस। S में कितना आता है 2, S में कितना आता है 2, S में 2 आता है, D में 10, यहां 2 और यहां 10, यहां 2, 14 यहां पे आ जाएगा, 10 यहां पर आ जाएगा, 2 यहां पर, 14 यहां पर, 10 यहां पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन। ये सबको आता है क्या? अरे भैया रिवीजन करवा रहा हूं, हां या ना में जवाब दो ना। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। अब कार्बन फैमिली आप खुद से लिखेंगे, क्या लिख पाएंगे? सर लिख देंगे, क्या बात कर रहे हैं आप। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, पूरा का पूरा सेम छापिए, बस P2 लिख देना है। क्या लिखना है? यहां P1 है तो यहां P2 लिख देना है। इसके बाद क्या करना है? यहां P3 लिखना है, यहां P4, यहां P5 और यहां P6। बट हीलियम वाला तो आपको पता ही है, हीलियम वाले में क्या आएगा 1s2, बाकी इसके नीचे वाले में सब में P6 आएगा, P5, P4, P3। हाँ या ना भाई? हाँ या ना भाई लिख ले जाओगे? यस। पुरानी बातें हैं बट एक बार रिवीजन जरूरी है ना। आपका क्या पता भैया अपना कर पाओ तब क्या करेंगे। कहां गया भैया पोल वोल कराना? आ जाओ भैया पोल करा देते। 45 सेकंड दे रहे हैं, पोल करके बताइए। चलिए पोल में जवाब दीजिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन क्वेश्चन करो। कर लोगे ना? हाँ कर लोगे, मेरे को पता है कर लोगे भैया। करो करो, ये करो, ये भी कर लोगे, बड़ा आसान है। चलो चलो करो करो करो, इधर इधर टिक्की मार देना भैया। हाँ वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। गलत हुआ ना तो बहुत मारूंगा, गलत कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूं। अरे मेरे भैया का जवाब दे रहे हो यार तुम लोग। ओ भाई साहब भांग का नशा उतारो सब लोग, भांग का नशा उतार के ही यहां पर आए। क्या लिखा है पगला पार्टी, लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस इज दिस, ये क्या लिखा है भाई? अगर तुम चाहो तो एलिमेंट पहचान लो, नहीं तो एलिमेंट भी पहचानने की जरूरत नहीं है यार। लिखा है 4s2 4p1, क्या लिखा है 4s2 4p1, जो कि ग्रुप 13 का है। ये कहां का है? ग्रुप 13 का है। वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये कहां का? पीरियड नंबर 4 का है। ये देखो पीरियड नंबर 4 का है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक पीरियड 5। अब बताइए, अरे पगला पार्टी, पीरियड 5 में आपको 5s मिलना चाहिए ना भाई, 5s मिलना चाहिए। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होना चाहिए, यही तो पीरियड 5 बताता है। अच्छा, प्लेस्ड डायगोनली टू द एलिमेंट, इसके डायगोनल में प्रेजेंट हो। अच्छा जी, तो इसके डायगोनल में यहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, चलिए बताइए। अरे कितना आसान था, तुम्हें कुछ नहीं देखना था, पीरियड 5 से भी जवाब मिल जाता, क्योंकि यहां पीरियड 5 का सिर्फ एक दिख रहा है।
पीरियड 5 का सिर्फ एक दिख रहा है। क्या सवाल कर रहे हो तुम? तुम्हें जेईई मेंस देना इससे आधार पे? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के बाद भी तुम नशे में घूम रहे हो। अभी भी नहीं समझ में आई? अरे बात अभी भी समझ में नहीं आया? सारे पिंटू प्लम्बर हो गया तुम। अरे ओ, मुझे तो इस बैच से बड़ा भरोसा है यार। इस ज्वाला बैच को सिलेक्शन बैच नहीं बनाया तो बेकार है भैया इतनी मेहनत। हाँ भैया, ज्वाला बैच को सिलेक्शन बैच बनाकर दिखाओ। ये क्या हवाबाजी करने में लगे हो यार? ये तुमसे छोटा सा सवाल नहीं हुआ। अगर ये ज्वाला बैच सिलेक्शन बैच नहीं बना, बेकार है भाई, सबकी मेहनत बेकार है, चाहे जो मास्टर पढ़ा रहा हो। क्या तुम यार, ये नहीं हो रहा तुमसे, सच बता रहा हूं भाई। पहले इधर लिखो कि तुमसे गलती हुई है, नहीं होगी आगे, नहीं पढ़ाना छोड़ देते। कोई मतलब नहीं है ना, इस बैच में मेहनत करके क्या करेंगे हम? तुझे यहां ड्यूटी निभाने आए हैं खाली भर। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर? भरोसा है, तोड़ मत देना गधों। ये चाहिए मुझे। ये लिख पहले कि सर हाँ इसके लिए काम करेंगे। लिख पहले, लिख। आगे नहीं बढ़ रहे भाई, जल्दी जल्दी करियो। अब इनऑर्गेनिक में अगर तुमसे गलती हुई तो तुम, सच बता रहा हूं, थप्पड़ मार खाने वाली बातें करते तुम। फिर इनऑर्गेनिक में गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं आते कठिन सवाल, यही आएंगे जो क्लास में करवाए जा रहे हैं। अलग नहीं आता कुछ। मैं टाइम देकर याद करा लूंगा, बट तू कोशिश तो कर मेरे प्यारे। अगर एक कदम तू नहीं बढ़ाएगा, मैं 3 कदम कैसे पढ़ूं तेरे पास? जल्दी लिख कि भाई ज्वाला बैच सिलेक्शन बैच बनेगा तो वही आगे बढ़ेंगे, नहीं छोड़ देते। नहीं तो इतनी, इसीलिए हाईलाइट किया मैंने पीरियड 5, ताकि गधों को यह दिखे कि पीरियड 5 का कौन होता है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करना नहीं, इनको नहीं चेक करना है, मत करो, कोई मतलब नहीं है यार। दिल दुखा दिया तुम लोगों ने, दिल दुखा दिया सच्ची मुच्ची। पढ़ाने का क्या फायदा होगा रे बाबा, बताइयो? P1 से ये P2 हो जाएगा। छोड़ो रे, एसी ठीक कर लेते जब तुम्हारी। भाई साहब एसी थोड़ा टेम्परेचर एकदम ही गर्म है। पता नहीं चल रहा है कि नहीं, एक बार देखना। मुझे नहीं लग रहा है कि चल रहा है। सेम मुझे लगता है यहाँ भी है, एक बार पता करना। तो क्या जवाब था? ए था क्या? अरे दादा रे दादा, 26% लोग जवाब दे रहे। ठीक है, वो मैं जब कहता हूं ना, मैं लाइन वो मैंने खुद ही लिखी ना, आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से, तू टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा, यह लिखा है सृष्टि के संविधान से। यहां पर टिका हुआ का खाली मतलब ये नहीं, क्लास खोल करके देखा, अच्छा ये आदमी ठीक ही लग रहा है, ठीक पढ़ाता होगा, इससे नहीं है, पढ़ के आना है। कसम से भाई दिल दुखा दिया तुम लोगों ने। अब मैं कहीं से गलती से भी नहीं कहूंगा ये बैच से बहुत सिलेक्शन होने वाला है। अरे दैया दैया, लोग कहेंगे अच्छा हो गया सिलेक्शन, बड़े आए थे। आय हो दादा, आय हो दादा, हमने ऊपर भी बता दिया था ये बैच बहुत बढ़िया पढ़ता है। तुम नाक कटवाओगे मेरी, नाक कटवाओगे सारे। कंपटीशन बहुत कम है बेटा, बहुत कम है। तो भैया जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए खुशी का मौका आ गया है। ठीक, चलिए। क्या दादा लोग क्या कर रहे हो यार तुम? ज्वाला बैच सिलेक्शन बैच नहीं बना तो कोई मतलब नहीं है रे। आओ देखते हैं भैया, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताओ। चलो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताओ, क्या कहते हैं हम? टॉप से बॉटम की तरफ जाएं, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, ये हमने पढ़ा था क्या? लेकिन हम यहां पर उल्टा सीक्वेंस क्यों बनाते हैं, इसका रीजन बताओ तुरंत चैट में, इसका रीजन बताओ। ये रिवीजन चल रहा है भाई, रिवीजन में तो बताओ कि ये क्या क्या रीजन था इनके पीछे। ये तो डेटा मैंने जानबूझकर लिखा, तुम्हें आता है, मुझे पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर ये बढ़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेटा मैंने क्यों लिखा भी बताता हूं। एनसीईआरटी ने लाइन कोट करी है, इसलिए कराना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, एनसीईआरटी की लाइनों से उठा के देंगे वो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़ना वड़ना नहीं चाहता, सिंपल कहानी है। हाँ, पेनिट्रेशन इफेक्ट की बीमारी यहां बतानी पड़ेगी, कहां पे? गैलियम के अंदर पुअर सील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पे ना डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन जैसा शब्द नहीं यूज करते ज्यादा, यहां खाली बार ये बताइए कि पुअर सील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। कॉन्ट्रैक्शन वाली जो लाइन है वो एफ के लिए यूज की जाती है, क्योंकि किसी भी बुक ने नहीं लिखा है ना, वो तो टीचर्स उसी के चक्कर में यहां भी पढ़ा देते हैं सेम नाम लेकर के, बट ऐसा
नाम होता नहीं है। तो पुअर शील्डिंग वाली कहानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए डेटा से हमें पता है, ये तो हमें भी पहले से पता है कि ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ती है। अच्छा, लेकिन एक बात देखना, यहां से देखो प्यारे लोग, यहां 77 था, यहां 118 है, तो देख लो सिग्निफिकेंट यहां पर आपको क्या मिल रही है, इंक्रीज मिल रही है। मिल रहा है क्या? यहां 77 से डायरेक्ट आप कहां आ गए 118 पर। लेकिन देखो क्या 118 से 122 जाना, क्या ये वाला जो चेंज है वो बड़ा चेंज है? नहीं बड़ा चेंज है। तो ज्यादा बड़ा चेंज यहां है, बट कम चेंज यहां पर हो रहा है, कम चेंज यहां पर हो रहा है, उसी हिसाब से कम चेंज यहां पर हो रहा है। ठीक, अब उसका रीजन वो पूछते हैं, वो तुम्हें डेटा हो सकता है दे भी दें, फिर तुमसे कहेंगे एक बात बताओ, यहां पर तो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है साइज में, बट बाकियों में उतना इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या रीजन बताएंगे? सोचिए और बताइए। एनसीईआरटी की लाइन है, मैं यही पढ़ाना पसंद करूंगा, तो प्लीज इसको इसी तरीके से पढ़ने की हिम्मत जुटाएं जो लिखा है। ठीक है ठीक है यार, एक चाय बोलना, तो एक चाय बोलना। हाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, हाँ वेरी गुड। यहां पुअर शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है, कितना कम खोपड़ी से काम बन जाएगा देखना। कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, चलने में अच्छी खासी आपको यहां पर क्या दिख रही है, इंक्रीज दिख रही है, इंक्रीमेंट ज्यादा दिख रहा है, बट बाकी में बहुत कम हो रहा है। बट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड, सिलिकॉन टू लेड आने में अ स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इन हैवियर एलिमेंट्स। देखो यहां पे डी ऑर्बिटल पूरा भरा है, और बाकी में यहां पे डी है, यहां पे भी डी, यहां पे क्या है, डी और एफ दोनों भरे हुए हैं। तो जहां पे डी है वहां डी वाला पुअर शील्डिंग है, जहां डी एंड एफ दोनों है वहां दोनों की पुअर शील्डिंग। और पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होता है, रेडियस में याद आ रहा है कुछ? कुछ याद नहीं आ रहा है। रेडियस में क्या होता है, क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। लेकिन सब में अगर जैसे तीनों में क्या पाया जा रहा है, पुअर शील्डिंग, अगर तीनों में पुअर शील्डिंग है तो तीनों में जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा तो नहीं होगा ना। शायद ये समझ में आया होगा। चलिए अगली चीज पढ़ते हैं। यहां ऊपर से नीचे जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ठीक ठाक रेट पे बढ़ाते जाइए। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो इस तरीके से जवाब देना होता है। ठीक है, ओके ओके। अरे बाकी आपको आता है भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हें आ नहीं रहा है, इतना भी नहीं है कि एकदम ही गधे हो, लेकिन हाँ थोड़े तो गधे दिख रहे हो आज। तुमने जो गलती करी है ना जी, दिल तो दुखाया है, तुम हो पगला पार्टी पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस हो जाएगा, आपको शायद पूरा आ जाएगा। वेरी गुड, फटा पुराना पर्दा, वेरी गुड। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बताइए, ऑर्डर आता है कि आपको बोरॉन फैमिली के आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे याद करते हैं? किसी ने बोला था अभी, किसी बच्चे ने उल्टा याद कर रखा है, उसको एटॉमिक साइज में बता रहा है डब्ल्यू ग्राफ। डब्ल्यू ग्राफ यहां पे पढ़ते हैं, भूल गए क्या? बोरॉन की फैमिली नौटंकी फैमिली होती है। नौटंकी फैमिली में कैसे रहता है भाई, ऐसे रहता है क्या? एक बार देखना, एक बार देखना भाई, डब्ल्यू ग्राफ सही। गुड 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 गुड। अरे मैं चाय की नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं। अरे ओ मेरे प्यारों, ध्यान से देखना, यहां पर कौन है? बोरॉन। यहां पर कौन है जी? एल्यूमिनियम। यहां पर कौन है? गैलियम। यहां पर कौन है? इंडियम। यहां पर कौन है? थैलियम। तो ये है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक, लेकिन अगर ऊपर से नीचे वाला चलते तो कैसे कहते हैं? इन दोनों में अप, फिर कौन होता है? डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अगर केवल दो में देखो तो ऐसा, अदरवाइज रीजन, अरे वो कैसे लिखते हैं? बोरॉन का सबसे ज्यादा, फिर थैलियम का उससे ज्यादा, थैलियम के बाद किसका ज्यादा? गैलियम का ज्यादा, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम का ज्यादा, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम का ज्यादा, मतलब उससे सबसे कम। तो ये है ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन बोरॉन फैमिली। आई थिंक आप सभी को इसमें आनंद आया होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए भैया। हाँ, डब्ल्यू थोड़ा टिल्टेड रहता है, नो डाउट। आ गया ना समझ में? चलो इसमें बताओ, इसमें किसी को याद है? मैं वेट करूंगा तुम्हारा।
ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, बट सावधान होने की जरूरत दो जगह पड़ती है। सावधान होने की जरूरत दो जगह पड़ती है। किसी को कुछ याद आ रहा है? अरे ओ प्यारे, ज्वाला बैच को सिलेक्शन बैच बना के दिखाइए प्यारो, वो सब तुम्हारे हाथ में। मैं बाकी जितनी मेहनत कर पाऊंगा वो करूंगा। मैंने तुम्हें दोबारा बोल देता हूं कि इस पूरे चैप्टर में सबसे जो दुखदाई है ना आगे, वो होता है रिएक्शन वाला पार्ट। बच्चा रोज याद करता है और रोज भूल जाता है, रोज याद करता है, रोज भूल जाता है। तो भैया उसकी उस बीमारी से मैं निजात दिला दूंगा। उसको मैं रिएक्शंस क्लास में याद करा दूंगा पूरा। उसकी तो 100% जिम्मेदारी ले सकता हूं मैं, है ना। जैसे बाकी थियरी पार्ट की मैंने 65 ली है, रिएक्शंस की जिम्मेदारी, एसिड्स की जिम्मेदारी 100% अपने पास। इन दोनों में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा देते हैं। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। इनमें बाकी कोई लोचा है? कहीं और लोचा नहीं होता। ध्यान है ना, ऊपर वाले का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, नीचे वाले का कम। ये हमने कब सीखा? पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। तो आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर भी मैंने रिवाइज करवा दिया है जी। चलिए बताइए, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर तो बता रहा हूं। हाईएस्ट किसकी आती है भाई साहब? हीलियम की, है ना। लोवेस्ट किसकी आती है? कौन बताएगा? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनकी आती है। लोवेस्ट, अगर हम यहां की नहीं, मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, आपको मैंने बताया था क्या होता है? सीजियम होता है। ये सारी बातचीत पहले ही हो चुकी है। सीजियम होता है। वेरी वेरी गुड, जिन्होंने बताया उन सबको मुबारकबाद दे सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बताइए बोरॉन फैमिली में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का ऑर्डर बताइए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ध्यान देना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर का मतलब क्या है कि कौन ऐसा है जो अपने आप को कैटायन बनाना चाहता है, पॉजिटिव बनाना चाहता है। तो सिंपल यहां पर ये ऑर्डर, कई बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हुए ऑर्डर लिख देते हैं। यहां सिंपल होता है कि अगर आप टॉप से बॉटम चलते हो, यहां कोई और लोचा नहीं सोचना है, टॉप टू बॉटम चलते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर वो क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर जैसे मैं बोरॉन फैमिली की बात करूं तो नीचे की तरफ हमें पता है कि मेटल्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर किसके पास होता है? मेटल्स का। तो नीचे क्या है? मेटल्स होते हैं, ऊपर नॉन मेटल है। तो मेटालिक करेक्टर, एक तरीके से ये क्या है? मेटालिक करेक्टर बोलेंगे इसको। तो इसमें आएगा Tl, फिर क्या आएगा प्यारे प्यारे? In, और इसके बाद आएगा गैलियम, इसके बाद है एल्यूमिनियम, और सबसे कम होता है बोरॉन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ठीक है, तो बस सिंपल सा जवाब ये आएगा आपका। आई थिंक सबको मजा आया होगा। हाँ, मेटालिक करेक्टर, वेरी गुड, जिसने बोला बहुत अच्छी बात है। चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बता सकते हैं क्या? हाँ, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन ही करवा रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि अभी आपको स्पेस पर लाना है, क्योंकि आपके पुराने लेक्चर और इस लेक्चर में गैप बन चुका है। तो इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि ताकि, नहीं तो मैं कह सकता था हाँ ये सब तो तुमको आता है, बट नहीं, मैं चाहता हूं सब पढ़ो यहीं पे। ठीक है, क्लास में याद होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत मार खाने वाली बात है ये। चलिए यहां बताइए भैया, इनको तभी छोड़ते हैं। इनमें हम क्या कहते हैं भैया? फ्लोरीन। क्लोरीन में किसका ज्यादा? क्लोरीन का। ऑक्सीजन इसमें, तो सेम पैटर्न फॉलो होता है पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में। ये कहीं पढ़ा था क्या हमने? पीरियड 2 एंड पीरियड 3। ठीक है, चलिए, टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज करता है क्या? ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है। बाकी में वही ऑर्डर्स आप बना दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है भाई, एकदम बना दीजिए। सही कह रहे हैं आप, बन गया। चलिए, अब इसमें भी अगर हमें याद हो तो आप बताइए ऑर्डर कैसे लिखते थे ऑक्सीजन फैमिली में? किसी को याद आ रहा है? ऑक्सीजन फैमिली का ऑर्डर कोई बता सकता है? ऑक्सीजन फैमिली का रियल ऑर्डर क्या आएगा? रियल ऑर्डर कौन सर? ऑक्सीजन का सबसे कम होता है सल्फर, सेलेनियम, फिर क्या होता है भैया? टेलुरियम, पोलोनियम, और इसके बाद आता है ऑक्सीजन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा जी, यहां पे क्या होगा? क्लोरीन के जस्ट बाद ये आना चाहिए, यही आता है पेपर में। मैं जानता हूं आसान लगता है, लेकिन आना तब भी चाहिए भैया, कहीं गलती कर जाओ।
कई बार छोटी मोटी बातें आपको भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर कौन होगा, ब्रोमीन, और इसके बाद कौन होगा, आयोडीन। ठीक, चलिए अब इनमें अगर बात करें तो इनके सबके पॉजिटिव होते हैं, और एक और है यहां पर, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, याद आ रहा है किसी को? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव होती, और पॉजिटिव इनकी भी होती है। हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है जी, ज्यादा ही स्लो चल रहा हूं क्या मैं? ओए है 9:30 बज गया, कोई बात नहीं। यहां पर इसके लिए भी क्या है, नाइट्रोजन के लिए, ओनली फॉर नाइट्रोजन, मैंने फैमिली नहीं कहा है, नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, पॉजिटिव है। मतलब ये लोग क्या है, ये मेरे भैया दहेज लेने वाले, दहेज के लोभी लोग हैं। अच्छा जी, उनमें भी अगर ऑर्डर याद आ रहा हो किसी को, याद है? अरे ओ प्यारे, कैसे आप ये ऑर्डर्स कैसे खोपड़ी में रखते हैं, किसी को याद आ रहा है? अरे भूल गए क्या सब? सबसे ज्यादा किसका, नियॉन का। नियॉन मैंने बताया था सबसे ज्यादा दहेज लेने वाला शख्स है। अच्छा जी, लेना नहीं चाहिए लेकिन अब क्या करेंगे, ले रहा है। आर्गन और क्रिप्टन का बराबर होता है, ये सब जेई मेंस के क्वेश्चन है। आर्गन क्रिप्टन का बराबर होता है, और इसके बाद कौन आता है, जेनॉन, और इसके बाद आता है रेडॉन, और सबसे कम आता है किसका, हीलियम का। मतलब अगर देखो तो इस पूरी फैमिली में सबसे कम दहेज लेना, सबसे कम दहेज किसको मिल रहा है, हीलियम को मिल रहा है। अच्छा जी, आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये मैंने जो ऑर्डर लिखा है ये पॉजिटिव का ऑर्डर है, ध्यान रखना। ये मैंने नहीं कहा इलेक्ट्रॉन को प्यार करने का ऑर्डर, नहीं, ये दहेज लेने का ऑर्डर है। दहेज लेने का ऑर्डर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पॉजिटिव होने का ये ऑर्डर बनाया गया है, पॉजिटिव होने का ऑर्डर बनाया गया है। चलिए, अगर आपको इतनी बात आती है तो अच्छा खासा आप सीख गए, रिवीजन हो चुका है आपका। चलिए नोट कर लेना। ठीक, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा वाइज लेकर के आया हूं। ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है भाई, ये हमने पढ़ा है, बढ़ता घटता है, लेकिन बोरॉन की फैमिली बिना नौटंकी किए कभी मानती नहीं है, तो इसकी दुनिया को थोड़ा अलग से समझना पड़ता है। ऊपर से नीचे देखो भैया, बहुत ऐसे याद नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें याद कराता हूं एक तरीके से। इसको याद करिए वी ग्राफ से, डब्ल्यू ग्राफ हमने निपटा रखा है, वी ग्राफ देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यह बहुत जरूरी है, मेंस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोरॉन का है, सबसे ज्यादा बोरॉन का है, फिर यहां पर ये देखिए ऐसा है ये। अब इसको क्या बोलेंगे आप लोग भी डिसाइड करिए थोड़ा। देखो यहां पर है बोरॉन, और यहां नीचे की तरफ यहां है एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यूमिनियम, और सबसे लास्ट वाला थैलियम यहां है। ठीक, बीच में कौन है, ये बीच में है इंडियम, ये देखना ध्यान से, एल्यूमिनियम के बाद ये गैलियम, और यहां है इंडियम। तो वी की इस लाइन पर ये चार लोग एक ही लाइन पे हैं, और एक बोरॉन सबसे ऊपर है। इसको इसी तरीके से पढ़ना है, प्लीज नोट आउट करने के चक्कर मत पढ़ना, खाली लिखो, ये सब ऐसे ही मिल जाएगा तुमको। ठीक, तो ये ग्राफ से तुम्हें याद रहेगा कि सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा किसका, बोरॉन का, फिर इसके बाद किसका है, थैलियम का, फिर किसका है, इंडियम का, फिर किसका, गैलियम का, और सबसे कम किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है, वी ग्राफ से याद करना पड़ेगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो नोट कर भी सकते हो क्योंकि नया होगा, बाकी नहीं तो मैं तो यही कहूंगा कि हाँ एक काम कर लो, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में अगर जल्दी से खोलकर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, अगर जगह हो, मैं हर बार बोलता था ना 2-3 पेज छोड़ दो, तुमने छोड़ा ही नहीं होगा तो हम क्या करें। अब देखो कार्बन वाले में देखो क्या है, इनमें तो भाई ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है, लेकिन यहां पर देखना भैया, अब जो है तुम नहीं दिमाग लगा सकते, डेटा कहते हैं इसको। ठीक है जी, तो सिलिकन और जर्मेनियम, और यहां पर आगे टिन। ठीक है, इनका तो बराबर आता है 1.8 1.8, लेड का थोड़ा सा ज्यादा और सबसे ज्यादा इनका। अब आप कहोगे सर हम इसको याद कैसे करेंगे, कोशिश करते हैं, धीरे धीरे याद होगा। कार्बन का सबसे ज्यादा है, इसके बाद किसका है, लेड का, कार्बन है, लेड है, इसके बाद सिलिकन बराबर होगा जर्मेनियम के, जर्मेनियम बराबर होगा टिन के। तो ये डेटा सहित इसको नोट ही कर लो, एक काम करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोट करो, क्योंकि ये है नया आपके लिए, कंप्लीटली नया है, नोट करें प्लीज। ठीक है जी, ये नोट कर लो, वी ग्राफ नोट कर लो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगले में तो वही एक ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर घटता तो है, लेकिन वही एसबी और इनका दोनों का बराबर होता है, एसबी और एंटीमनी का बराबर होता है।
बाकी में तो ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनर्ट गैस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनर्ट गैस तो बराबर नहीं होता है। इसको नोट कर लेना भाई, इसको एक बार नोट कर लेना, ठीक। क्या कार्बन फैमिली के लिए ये रहेगा, और ये देखिए बोरॉन फैमिली के लिए। अब क्वेश्चन कहां पूछेगा ये जान लो भैया। क्वेश्चन बनाने वाला सिर्फ ऐसा सोचता है कि जहां पर बवाल हो उसको नोट करें, तो क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन पहले यहां बनाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, ठीक है जी, कि किन तीन का बराबर है जी। एक सेट दे देंगे उसमें, एक ये कहानी, एक ये दूसरी कहानी, प्लीज नोट कर लें, ठीक। अब बाकी इनमें तो वी ग्राफ के थ्रू तो दिख जाएगा आपको, वी ग्राफ भी याद हो जाएगा। चलिए 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 चलिए, ठीक, हाँ कोई बात नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अरे इसको कहां, इसको यहां नहीं नोट करना है पी ब्लॉक में दादा, इसको वहां नोट करना है। जगह छुड़वाई थी, अब तुमने छोड़ा नहीं तो हम क्या करेंगे। चलिए बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं तो यही बताता रह जाऊंगा मैं। फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप, चलिए फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप बताइए। ग्रुप नंबर 13 का फर्स्ट एटम कौन है? बोरॉन ऑब्वियसली। कार्बन फैमिली का कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, है ना। यहां पर आ जाएगा फ्लोरीन, ठीक। नियॉन वगैरह लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बॉन्ड वगैरह तो बनाने नहीं जा रहे। तो ये हमारे जो है ये फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप है। और फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप के लिए वैलेंस सेल कौन बता सकता है भाई? कोई यहां पर हिम्मती आदमी है जो वैलेंस सेल बताए कौन सा होता है? सर कैसी बातें कर रहे हो, हमको पता है कि सेकंड सेल इज द वैलेंस सेल। अच्छा, अगर सेकंड सेल इज द वैलेंस सेल, मत नोट करो, कोई नहीं नोट करना है, इसी से पढ़ लेना बस। चलिए आइए यहां देख, सच में मत नोट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी से रिवाइज कर लेना। सेकंड पीरियड में या सेकंड सेल में बताइए क्या क्या होता है? सर हमको सब पता है, आपको मैं बता दूं तो वहां पर 2s होता है और 2p होता है। क्या होता है? 2s और 2p होता है। अच्छा जी, अगर 2s और 2p होता है तो हमने क्या पढ़ा है? 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, और p में मैक्सिमम कितने? 6। यही वजह है कि हम लोग क्या कहते हैं कि S और P के सारे इलेक्ट्रॉन मिलाओ कितने हो गए? 8। यही वजह हम कहते हैं कि जो फर्स्ट एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस सेल पर सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ला सकते हैं। और यही वजह है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट ही ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। पुरानी बातें हैं, यस, ठीक है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं मत पढ़ो चक्कर में कि नोट करूं ना करूं, मत करो, इसी से पढ़ लेना। करना क्या, क्लास में आने से पहले एक बार खोल करके नोट्स देखा, घर मतलब घर में कह रहा हूं, यहां पर आ गए। यहां पर कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, देखो इसके वैलेंस सेल पर कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है। और अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो आपको यह पता है कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या पॉसिबल है। फिर अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? सर हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल नहीं आना चाहिए, सिंपल बात है। तो वहां पर या तो sp आएगा, या तो sp2, या तो sp3, लेकिन कभी भी आप sp3d जैसी चीज नहीं लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन नॉट पॉसिबल इन दीज केसेस। हमने पहले पढ़ा हुआ, पुरानी बातें, बट ठीक है, ठीक है जी, समझ गए। क्रॉस का मतलब समझ जाओगे कि नॉट पॉसिबल लिख दूं। सर आप लिख दो, आप कह रहे थे बड़ा अच्छा नोट बनवाओगे। अरे दादा लोग, सारा काम करवा लो तुम। चलो, नॉट पॉसिबल, जब डी ऑर्बिटल कहीं इन्वॉल्व हुआ दिखे इन लोगों में तो कहो भैया वो तो पॉसिबल ही नहीं है, जो पॉसिबल है वो सिर्फ यहीं तक है, ठीक। चलिए ये अंग्रेजी संभालो भैया, क्या लिखी? इस अंग्रेजी में लिखा है कि यूजिंग डी ऑर्बिटल्स द थर्ड पीरियड एलिमेंट। अब आपको पता है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट में थर्ड सेल अगर होता तो हम क्या लिखते? 3s, 3p और 3d लिखते। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम ले ले, जैसे मान लो बोरॉन के नीचे कौन है? एल्यूमिनियम। कार्बन के नीचे कौन है? सिलिकॉन। अगला क्या है भैया? नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे हो गया सल्फर एंड क्लोरीन। तो जैसे थर्ड पीरियड एलिमेंट हो या कहूं फोर्थ पीरियड एलिमेंट हो, ये लोग अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा कर सकते हैं। कोवैलेंसी का मतलब क्या हुआ? यही कि भैया sp3 पॉसिबल है, वहां पर 4 बॉन्ड बना सकता है। कौन? ये लोग सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम अगर कर पाए तो, लेकिन ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाने पॉसिबल हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं। पुरानी बातें हैं। सर सही कर रहे हो आप, दोबारा पढ़ा रहे हो सब कुछ। हाँ मैं तो सही कर रहा हूं, तुम तो सही करो। BF4 माइनस क्या एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना?
जल्दी जवाब दो। सर करता है, ये एग्जिस्ट करता है नो डाउट, लेकिन अगर मैं तुमसे सवाल यहीं पर एक और दाग देता, क्या BF63 क्या ये एग्जिस्ट करता है? बोलो बोलो, क्या ये एग्जिस्ट करता है? हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी चैट बोलो। अरे ओ चैट वालों, ओ प्यारे बालक, जल्दी जल्दी जल्दी। ये जो BF4- है ये एग्जिस्ट करता है, सही है। कैसे पता? बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है तो 4 तो बना ही सकता है भाई, sp3 तक आ सकता है, अपनी कोवैलेंसी 4 ला सकता है। लेकिन ये भाई साहब एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां बोरॉन 6 बॉन्ड बनाएगा और 6 बनाना पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जेईई मेंस के क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये पूछा गया है, सोच के देखो। ये भैया बताओ क्या एग्जिस्ट करेगा? यस करेगा, एकदम दिल खोल करके एग्जिस्ट करेगा। ये भी एग्जिस्ट करेगा। कैसे पता? यहां पे हमने एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम 3rd पीरियड एलिमेंट, सिलिकॉन 3rd पीरियड एलिमेंट, जर्मेनियम भी देखो, नीचे चले जा रहे हो तुम, ठीक है, जितना नीचे जाओ 3rd 4th तक, ये सब लोग 6 बना सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखना। एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये पॉसिबल है। ओके ओके, चलिए अगला बताइए, क्या NCl5 एग्जिस्ट करता है? क्या NCl5 एग्जिस्ट करता है? कैसी बात कर रहे हो सर, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, लेकिन फास्फोरस 5 बना सकता है। फास्फोरस 3rd पीरियड एलिमेंट, नाइट्रोजन 2nd पीरियड, सेकंड वाले को आपने कहा कि 4 से ज्यादा बढ़ने नहीं देना इसको। मैं कहा ठीक है भैया। चलिए चलिए अगला देखेंगे भैया, ये बताइए क्या ये पॉसिबल है? कतई जहर पॉसिबल नहीं है भाई, है ना, लेकिन ये तो पॉसिबल है। अब इसी को अंग्रेजी में लिखेगा, ध्यान सुनना, ये सब खाली भर क्या करेंगे भैया, अंग्रेजी में भर देंगे। कैसे कहेंगे कि नाइट्रोजन ने यहां पे जो 6 बॉन्ड बनाया है, तो लिखेंगे कैन नॉट एक्सपैंड दियर ऑक्टेट, बट फॉस्फोरस कैन एक्सपैंड दियर ऑक्टेट एंड सो कोवैलेंसी मोर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा की कोवैलेंसी शो कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये लाइनों लिख के पूछते हैं कि सही स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है जी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि भैया एग्जिस्ट नहीं करता, और ये एग्जिस्ट इसलिए करता है क्योंकि इस पे डी ऑर्बिटल है, यहां नहीं है। ये शायद सारी बातें आई होंगी, पुरानी है बट आनी चाहिए। चलिए अब दूसरी चीज क्या आती है कि भैया ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, आपके फर्स्ट एटम, ये भैया ना स्मॉल साइज के होते हैं। आज छोटे साइज के जितने भी एटम्स होते हैं वो आसानी से पाई बॉन्ड बना पाते हैं। उसका रीजन है, क्या रीजन है? क्योंकि सिग्मा बनाते वक्त छोटे लोग बहुत पास आते हैं, और जब बहुत पास आ जाते हैं तो पाई बॉन्ड अगर पी ऑर्बिटल के थ्रू बन रहा है तो वो पी ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप कर पाता है। अगर बड़े बड़े साइज के होंगे तो उनके पी ऑर्बिटल्स दूर दूर होंगे, तो भैया पाई बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे, है ना, या डीपी ऑर्बिटल भी अच्छे से नहीं बन पाता है। तो स्मॉल साइज में होने का फायदा यह होता है कि वो आसानी से मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे कार्बन जो है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, या ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी, ये सारे बॉन्ड्स आसानी से बनाए जाने पॉसिबल है, क्योंकि ये कहां से मौजूद है भैया, ये जो भी मैं ले रहा हूं देखो, दोनों ही सब कुछ सेकंड पीरियड का है। अच्छा, अगर ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो आसानी से पाई बॉन्ड बनाते हुए नजर आएंगे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ लेता, मान लो मैं तुमसे पूछता कि यहां पर जो पाई बॉन्ड है उसका नाम बताइए। सर नाम क्या होता है, मुझे क्या पता? अरे सुनना, अरे ओ पगला, यहां पर पाई बॉन्ड हमने बनाया है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, याद करो सेकंड पीरियड एलिमेंट में हमें पता है कि आउटर सेल में 2s और 2p है, s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही लोब है, लेकिन p ऑर्बिटल बनाता है। इसका मतलब मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि सेकंड पीरियड एलिमेंट कोई भी यूज करोगे आप, वहां पर जो पाई बॉन्ड बनेगा वो p पाई ही होगा। गारंटी इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड है और दूसरा नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है। आई थिंक सबको आया होगा, पुरानी सारी बातें रिवाइज हो रही हैं क्या? आनंद की अनुभूति हो रही है क्या? चलिए अगला देखते हैं। अब ये देखो, दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट, ये अंग्रेजी लिख के आएगा, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने पूछा था कि एनसीईआरटी वाली लाइन मैं पढ़ा दूं या पढ़ लोगे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं भैया। यहां पर देखो ये लाइनें लिख के आएंगी, है ना, लिखा रहेगा कि ये लिख देगा कि भैया देखो, पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हैवियर का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके लिए हैवियर शब्द क्यों करें? क्योंकि उनका एटॉमिक मास ज्यादा है। ठीक है जी, ये चीज पॉसिबल ज्यादा नहीं होती, है ना। उसका रीजन आपको बता चुका हूं, साइज में क्या हो गए, जब साइज बड़ा हो जाता है
तो पी ऑर्बिटल के साथ आसानी से नहीं मिल पाता। ठीक है जी। उस समय क्या मिलता है? उस समय डी ऑर्बिटल। द हैवियर एलिमेंट्स डू फॉर्म पाई बॉन्ड बट दिस इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो हैवियर एलिमेंट जो होते हैं वो डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करके क्या बना रहे होते हैं? पाई बॉन्ड। लेकिन ऊपर के जो लोग हैं वो ज्यादातर पी ऑर्बिटल ही कर पाते हैं। कि डी में एक चीज फायदा होता है ना, डी में देखो एक फायदा ये होता है कि डी में ओरिएंटेशन ऐसा होता है, अरे 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 कोई सा बन गया जी। इधर देखिए, ये वाला ओरिएंटेशन देखो ऐसे झुका होता तो सामने वाला आसानी से मिल पाता, इससे ये वाला आसानी से मिल पाता। लेकिन पी ऑर्बिटल की प्रॉब्लम ये है तो सीधा सीधा होता है एक्सिस पे, तो इनकी ओवरलैपिंग के लिए आपको बहुत करीब आना पड़ता है। लेकिन डी ऑर्बिटल में साइज बड़ा है तब भी चल जाता है। तो यही लिखा हुआ लाइन है ना, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस पढ़ लेना होता है। क्लियर है? नोट को मैं एक बार मार्क कर दे रहा हूं, साफ सुथरा इसीलिए लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। देखो एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ो, क्या लिखा है? नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज द हैवियर एलिमेंट्स कैन। ठीक है जी, क्या ये लाइन सही लिखी है? यस सही लिखी है। ध्यान रखना, इनके डी पाई पी पाई कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। डी पाई पी पाई का मतलब होता है कि इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। अब तुम सोचोगे ये क्या बात हुई सर? हाँ, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। देखो, मान लो नाइट्रोजन है, ध्यान से देखना इस बात को। मैं कह रहा हूं इस पर CH3 लगा हुआ है। क्या है? CH3 लगा हुआ है और ऑक्सीजन यहां कनेक्ट करना। क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूं? एक बार चेक करो सब लोग, कृपया ये एक बार चेक करें कि क्या मैंने जो बनाया वो सही है। क्या पहला स्ट्रक्चर सही है या दूसरा स्ट्रक्चर सही है या दोनों ही गलत है? हाँ या ना में जवाब देना है, दीजिए। चलिए बताइए, चलिए बताइए भैया। कैन नॉट अंग्रेजी आएगी और यही आएगा, इसलिए कठिन नहीं है। जो पढ़ाऊंगा पढ़ना है, रिवाइज करके क्लास में आना है, यही आएगा, हूबहू बहू यही छप के आएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, पहला पॉसिबल है? अरे नहीं पॉसिबल है। नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना दिए, 5 बन नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है। पहली बात तो यही कि यहां पर ये बनाएंगे नहीं, है ना, तो ऊपर से डी ऑर्बिटल है नहीं कि बना ले। फिर क्या होता है? नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को दे करके इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां कोऑर्डिनेट है बट यहां पर इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड दिखाया जाता है। ये बना सकते बट ये ऐसा बनाएंगे, क्योंकि अब ये टोटल 4 बॉन्ड बना रहे हैं। वेरी गुड सर, समझ में आ गया, लग तो यही रहा है। चलिए, आई थिंक मजा आया होगा। चलिए ये क्वेश्चन करो। ओह क्वेश्चन करो भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन। गलत हुआ, गलत हुआ, घर तक आ रहा हूं भाई, घर तक आ रहा हूं। हाँ, गलती होता ही घर तक मिलेंगे जी तुम्हारे। चलो करो, चलो चलो चलो, क्वेश्चन करो, पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, करते रहो भाई। चलो बताओ, करते रहिए जी, करते रहिए। ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई, ऑब्वियसली जो लोग ऊपर हैं फर्स्ट एटम के अंदर ये करेक्टर ज्यादा होता है। अब ढूंढ लो फर्स्ट एटम कौन सा है, फर्स्ट एटम कौन सा है, ढूंढ लो भाई। कई लोगों ने बीबी का नाम लिया है, कई लोगों ने बीबी का नाम लिया है। चलिए 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 आगे बताएंगे। असली कहानी पी ब्लॉक की जब पकड़ेंगे ना तो वो आएगी करीब 4th क्लास के बाद, मतलब 4th लेक्चर के बाद, क्लास 4th लेक्चर के बाद 5th लेक्चर से मजा आएगा तुमको और लगेगा कुछ तो सिखा रहे पांडे जी। अभी तो छोटू छोटू बातें करूंगा ताकि फ्रस्ट्रेशन ना आ जाए तुम्हें। इतने दिन बाद मुलाकात हो रही है, बाद में ये मास्टर ही ठीक नहीं लगता मुझे। देखो बाकी भी नशे में घूम रहे हैं, ये नाम आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरब जी लगे हुए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले से लगे। चलिए अगला, यहां पे सी ऑप्शन, फर्स्ट एटम के पास मल्टीपल बॉन्ड पी पाई बनाने का करेक्टर सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या। मुझे पता है ये सब तुम्हें आता है, कैसे पता? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सारी बातें निपटा दी गई हैं, लेकिन एक बार जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं यूज करूंगा यहां पे कुछ चीजें, क्योंकि मुझे आगे यूज करना है। एलिमेंट्स विद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी में दिखाई दे तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे यहां सल्फर पर +6 है, अगर सल्फर पर +6 है, अच्छा मुझे, मैंने शायद ये नहीं बताया कि फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर बताया क्या, नहीं बताया तो जान लो, ऐसे बत जान लो, लिखने की खास जरूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 13 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट जाता है, +3 हाईएस्ट जाता है। कहां पे, कहां की बात कर रहा हूं? ग्रुप नंबर 13। 14 में +4, 15
+5, 16 में +6, 16 में +6, 17 में क्लोरीन जैसे +7, है ना। फिर आगे चल के जेनॉन में +8 आता है। इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल है। तो जिस तरीके से फैमिली बढ़ती जा रही है, एक एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते जाइए। बताया है? वेरी वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दिख जाए तो इसका मतलब साफ है कि भैया रिएक्शंस के दौरान ये भाई साहब हाईएस्ट पर बैठे हैं, तो अपने आप को रिड्यूस करेंगे। अगर ये अपने आप को रिड्यूस करेंगे तो इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कह सकते हैं। ऐसे शख्सियत जो खुद को रिड्यूस करते हैं रिएक्शन के दौरान, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसीलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। और ये सब आपको बताया गया है, ठीक है जी। यहां पे भी सल्फर पर +6 है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। HNO3 में नाइट्रोजन पर +5 है, मैंने क्या कहा था? ग्रुप नंबर 15 +5 ऑक्सीडेटिव स्टेट है। अगर +5 पे कोई बैठा है तो अपने आप को घटा के +4 +3 ऐसा कुछ बना सकता है, ठीक है जी। चलिए यहां पर देखिए, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कहां बताया था सर ने? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर हम देखें तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन एंड ब्रोमीन आयोडीन। अब बताइए, ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी है, इसका मतलब क्या होता है कि F2 अपने आप को क्या कर रहा है? तो हाफ लिख लूं अगर, बल्कि अलग से लिख देता हूं। ये बात आपको आती है क्या? अरे ओ प्यारे, हाफ मोल F2 जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन जाता है? F-। और ऐसा होने का करेक्टर, खुद को रिड्यूस करने का करेक्टर सबसे ज्यादा पाया जाता है F2 के अंदर। ये बाप लेवल का भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं, ये सबसे शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हम जानते हैं इनकी जो E0 वैल्यू होती है वो हाईली पॉजिटिव है। उससे ज्यादा पॉजिटिव किसी के है क्या? हाईली पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इनके अंदर खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी पॉजिटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल के पॉजिटिव कहने का मतलब होता है कि F2 को खुद को रिड्यूस करने की इच्छा बहुत ज्यादा है, उनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई E0 को हम पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है जी। SRP वैल्यू के हिसाब से समझ में आया क्या? वेरी गुड, अच्छी बात है। रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया मैंने, ठीक। अनपढ़ लोग नहीं हो, पढ़े लिखे हो, इतना मुझे पता है। मेटल्स क्या है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखते हैं, या एलिमेंट्स विद लोअर या मिनिमम ऑक्सीडेशन एजेंट वाले और ऑक्सीडेशन नंबर वाले रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे अब सल्फर पे देखिए ध्यान से, सल्फर पे क्या है? +4 पर है, वो अपने आप को +6 बनाएगा। तो अगर +4 से +6, तो खुद को वो ऑक्सीडाइज कराएगा तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट में रख रहे हैं। तो एलिमेंट विद लोअर और मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब हाईएस्ट +6 है तो उससे कम वाला क्या हो सकता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। यहां सल्फर पे -2 है। अब जो -2 है वो पहले 0 जा सकता है, फिर बाद में +6 तक जा सकता है। अच्छा जी, इनको देखिए, इनमें अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? चलो बताओ, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? बताओ। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग पावर पूछता हूं तुमसे। रिड्यूसिंग पावर बताओ किसका है? यहां तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हमें समझ में आ रहा है, यहां पर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर कौन बताएगा? जल्दी बताओ भाई। अरे ओ प्यारे, जल्दी बताओ, रिड्यूसिंग पावर किसका अच्छा है? समझो और बताओ, जल्दी बताओ। सब दिख रहा है? वेरी गुड, I- का। I- अपने आप को बहुत आसानी से रिड्यूस करवा लेता है। ध्यान देना, I- को ना बहुत कमजोर टाइप का भी, ध्यान देना, बहुत कमजोर टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना लेता है, हाफ I2। बहुत कमजोर टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम कर सकता है, तो इसीलिए ये भैया बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और उस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई कर दिया तो वो ये बना लेता है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई हो। किसी को दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अगला पढ़ लेते हैं भैया। ये क्या पढ़ने वाले हैं? हम आगे पढ़ने वाले हैं इनर्ट गैस। कहां चला गया भाई हमारी हेडिंग? ओके, कोई बात नहीं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये कहां लगाना है, कैसे लगाना है, इसको मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है जी। ध्यान से सुनना, यही क्लास में याद करना है, बाद में रट्टेबाजी करेगा इधर फटता है खोपड़ी। हाँ, क्लास में निपटाओ, खत्म करते हैं बात को, ठीक। चलिए बताइए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले बात तो मैं ये कंठस्थ कराऊंगा कि ये अप्लाई कब करोगे, तो सुनना। ज्यादातर, मेरा शब्द है ज्यादातर या जनरली ये 3 एलिमेंट्स पर अप्लाई होते हैं, 3 ग्रुप पर अप्लाई होते हैं।
जनरली थोड़ा सा इसका इफेक्ट ना आपको ऑक्सीजन फैमिली पे मिलता है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम, इसलिए उसको छोड़ते हैं अभी। जनरली केवल क्या लिखना है, 3 ग्रुप पर अप्लाई करना, पी ब्लॉक के 3 ग्रुप पर, और उसमें भी 3 एलिमेंट पर, 3 एलिमेंट पर, और उसमें भी लास्ट एलिमेंट पर, उसमें भी लास्ट एलिमेंट। और ध्यान देना, वो लास्ट एलिमेंट कह रहा हूं जिसको हमें पढ़ना है, जैसे निहोनियम फ्लोरोवियम हमें नहीं पढ़ना है ना जी, हमें जो पढ़ना है वो कौन से लोग हैं अभी समझ जाओगे आप। तो अभी मेरी इस क्लास में ये याद होना जरूरी है, यही याद करेंगे। मैंने क्या कहा मेरे प्यारों, ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इस नाम में कितने कितने शब्द दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तो 3 शब्द है, और उससे आप याद रख पाओगे कि पी ब्लॉक के 3 ग्रुप पर लगेगा, उसमें भी 3 एलिमेंट पर लगेगा, उसमें भी लास्ट एलिमेंट पर लगेगा। अच्छा जी, समझ गए। लास्ट एलिमेंट पे कहां कहां लगेगा, अब ध्यान सुनना, वो लास्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं उन पर ध्यान दे लेते हैं। कौन कौन से हैं प्यारे, तो वो है यहां पर थैलियम, Tl पर लगेगा। दूसरा कौन सा भैया, लेड पर लगेगा। तीसरा कौन सा है भैया, बिस्मथ पर लगेगा। क्या ये याद हुआ अभी, अभी याद हुआ क्या, हाँ अभी याद हुआ क्या, तुरंत याद हुआ, हाँ सर याद हुआ। अब सुनिएगा ध्यान से, इनर्ट पेयर इफेक्ट में देखा यह जाता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इनर्टनेस शो करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इनर्टनेस शो करते हैं, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट, कुछ इंपैक्ट दिखाई देता है कैरेक्टर या बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स पर, उसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। यही क्लास में याद करो, 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट शो, अभी क्या है वो बताऊंगा, वो पांडे जी का काम है। अभी तुम्हारा काम क्या है कि जो सर कह रहे हैं वो समझ में आ रहा, पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो इनर्टनेस शो करता, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बॉन्ड बनाते वक्त काम नहीं करता, तो इसको हम कह देते हैं कि भैया जी, अरे प्यारे, क्या कहते हैं कि भैया उससे जो इफेक्ट आएगा उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब ध्यान से देखना, बोरॉन फैमिली में हम लिखते हैं 2s2 2p1, लिखते हैं क्या, यस लिखते हैं। अब लेकिन लास्ट वाले में देखो, फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर कर देता हूं। यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, यहां हम कहते हैं 6s2, याद आ रहा है, 6s2 4f14 5d10, और फिर लिखते हैं 6p1, याद आ रहा है, अरे बोलो रे क्या, 6p1। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, यहां जो बोरॉन है वो बोरॉन तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालकर, ध्यान से सुने, बोरॉन तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालकर बोरॉन +3 भी बना सकता है और बोरॉन +1 भी बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, +1 भी बना सकता है, कुछ लिखना नहीं है, खाली यहीं पे याद करना है सब कुछ। देखो, तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बोरॉन पे +3, लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रॉन सिर्फ p से निकाले, s से नहीं निकाला, तो क्या बनेगा, +1। लेकिन यहां पर आइए, यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिएगा ध्यान से, जैसा लिखा है वैसा ही रहने दो, तुम्हें लिखना कुछ नहीं है। यहां पर मैं कहूंगा कि मेरे पास अगर थैलियम +3 है और थैलियम +1 है, थैलियम क्या है, +1 है, क्या है भैया, थैलियम +1 है, तो थैलियम +1 कैसे बनेगा, जब आप यहां 6p से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो भी बचेगा वो थैलियम +1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर तुम s से भी निकालोगे तो थैलियम पे +3 आएगा। देखो, s से 2 निकालो, p से, अरे जैसे यहां से निकाला तो +3 बना था, वैसे s और इससे निकालो तो होता क्या है, यहां पर देखने को यह मिलता है कि जो थैलियम है ना +1 वो बहुत स्टेबल होता है, लेकिन यहां पर बोरॉन का +3 स्टेबल है। ध्यान दीजिएगा, वैसे भी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो जो है +3 है, तो ऊपर वाले लोगों में +3 ही ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन थैलियम में लास्ट एलिमेंट पर क्या होता है, बगावत है, दैट इज +1। अब रीजन पूछता है वो कि आखिरकार यह +1 वाला ज्यादा स्टेबल क्यों हो गया, तो उसका रीजन हम बताते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो 6s में मौजूद था, ध्यान देना, वो इलेक्ट्रॉन जो 6s में मौजूद था उसने निकलने से मना कर दिया। यही इनर्ट पेयर है, यही इनर्ट पेयर है, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, और अगर इसने निकलने से मना कर दिया
या रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया, बॉन्ड बनाने से मना कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये नहीं निकलेगा तो सिर्फ क्या निकलेगा 6p1, तो +1 ही आएगा। अब ये सवाल आता है कि आखिरकार यहां तो सब निकाल दे रहे हो, यहां क्यों नहीं निकाल रहे भाई? इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मौजूदगी की वजह से, समझा देता हूं अगर समझना है किसी को। मान लो ये है, ध्यान से सुनना, ये मैंने कहा 4 है, ये 5 है, ये 6 है, कृपया ध्यान देना। यहां पर 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 6p1 में 1 इलेक्ट्रॉन है। कृपया ध्यान दें, सब लोग ध्यान देना, ठीक है जी? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि देख भाई 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, और यहां पर है 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। तो ध्यान से सुनना, ये जो 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 24 इलेक्ट्रॉन है, ये 14 और ये 10, लिखने की जरूरत इसकी नहीं है, इसको हटाऊंगा, समझाना है खाली। ये फटे पुराने पर्दे की तरह है। अगर ये फटे पुराने पर्दे की तरह है तो यहां से निकला हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाएगा, निश्चित रूप से एस और पी दोनों को पकड़ेगा, लेकिन जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो स्फेरिकल है, वो स्फेरिकल, अब समझिए इन्वायरमेंट में, स्पेस में है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, एस के इलेक्ट्रॉन पर बहुत बड़ी और बहुत अच्छी होल्डिंग बनाएगा, क्योंकि अंदर वाले लोग उसको रिपेल भी नहीं कर रहे, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जाने दे रहे। तो जो 6s के इलेक्ट्रॉन है ना, वो बहुत इनर्टनेस शो करेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा बाय न्यूक्लियस, क्योंकि यहां पर बहुत सारा प्रोटॉन है, लेकिन यहां बहुत सारा प्रोटॉन नहीं है, यहां कम प्रोटॉन्स है, यहां दोनों ही कमोवेश एक जैसे ही है, बहुत बड़ा अंतर नहीं, अंतर है यहां भी, लेकिन यहां बहुत बड़ा अंतर है 6s से इलेक्ट्रॉन निकालने और 6p में। यही वजह है कि हम ये कह देते हैं मेरे प्यारों कि 6s इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, क्योंकि वो निकला नहीं करते। अच्छा जी, चलिए, अगर ये बात यहां सच है तो एक बात बताओ, सही सही बताना, जल्दी जल्दी बताना, बिना कम खोपड़ी यूज किए बताना, है ना, मतलब अच्छी खोपड़ी लगाइए। कार्बन का +4 ज्यादा स्टेबल दिखेगा या कार्बन का +2? अभी ये भी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, कई बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है जी, यहां बताइए, लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है या लेड का +4? अच्छा, मैंने +4 इधर लिखा है, चलो 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 बताओ, लेड का +4 ज्यादा स्टेबल होगा या लेड का +2? क्या कहोगे आप? कहोगे भैया इन दोनों में, ऊपर वाले में ये स्टेबल है, नीचे वाले में ये स्टेबल है। इसका मतलब बता देता हूं, कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। देखो समझा देता हूं, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबल कहने का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाएंगे लेकिन दूसरों के कम पाए जाएंगे। जैसे लेड का जो +2 होता है वो ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है कि लेड के +2 के कंपाउंड्स नेचर में बहुत सारे दिखाई देंगे लेकिन +4 के बहुत कम दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कम दिखाई देंगे। ज्यादातर कंपाउंड्स आपको लेड के +2 में मिलेंगे, लेकिन कार्बन के ज्यादातर कंपाउंड्स आपको +4 में मिलेंगे, कम कंपाउंड आपको +2 में मिलेंगे। बोरॉन के सारे कंपाउंड, एक दो नहीं, सारे कंपाउंड आपको +3 में मिलेंगे, कभी आपको ये +1 में दिखाई भी नहीं देता। दिस इज द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। आई थिंक आप सभी को मजा आया होगा, आनंद आया होगा। इसी तरीके से एक चीज और देखिए, नाइट्रोजन में अगर मैं पूछता, नाइट्रोजन पे +5, नाइट्रोजन पे भैया 3+, इन दोनों में बताइए। चलिए बताइए, यहां बिस्मथ के केस में बताइए, बिस्मथ की खोपड़िया पे +5, बिस्मथ की खोपड़िया पे +3, है ना। +3 ही क्यों लिख रहा हूं, 2 का ही अंतर आएगा, क्यों आएगा बता देना। यहां पर आप क्या बोलोगे, ये तो आपको बताना नहीं जी। +5 ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाले में +3 ज्यादा स्टेबल है। ठीक, ओके, तो अब यहां पर कुछ लाइनें समेट देता हूं। पहली बात तो मैंने याद करवाया कहां लगेगा, रीजन समझाया। अब सिंपल एक लाइन का बात है भैया कि जब हम टॉप से बॉटम चलते हैं, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, अरे ओ प्यारे, टॉप से बॉटम चलते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर लिखना चाहिए भाई, क्योंकि 2 के बीच में हम कर रहे हैं ना फिलहाल। हायर, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या कहते हैं कि यहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भैया, नीचे जाने पर घटता है। सही कह रहा हूं क्या?
सही लिखा है क्या? लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उनकी स्टेबिलिटी आपको बढ़ती हुई मिलती। इसी चीज को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब मन में सवाल आता है कि सर ये बाकी लोग क्या फॉलो करते हैं इन पर, तो इन पर भी वही रूल लागू होंगे, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ यहां लगता है 3 पे। तो आप ये जान लीजिए कि +4 यहां तक सब में स्टेबल है। अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं, चलो मान लो एक सवाल पूछ ही देता हूं, बताओ अगर मैं कहता कि टिन का +4 ज्यादा स्टेबल है या टिन का +2, तो भैया टिन पर तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता ना। तो अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता तो ध्यान रखिए टिन का +4 ही स्टेबल है। तो मतलब इससे ऊपर, इन तीनों से ऊपर जो कोई भी है उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाई देता है। अब एक चीज देखना, यहां पर अंतर देखो 5 और 3, 5 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 4 और 2 में अंतर कितने का? 2 का। 3 और 1 में अंतर कितने का? 2 का। तो 2 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि वहां पर ये 2 का इलेक्ट्रॉन, देखना यही 2 इलेक्ट्रॉन इनर्टनेस शो करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर देता है बॉन्डिंग में तो +3, नहीं करता तो +1। यही चीज यहां भी देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? शायद आज सबको समझ में आया होगा, आनंद की अनुभूति हो गई हो। ठीक, चलिए नोट करने की तो जरूरत भी नहीं थी। चलिए अगला क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सब करा दूंगा, मैंने बोला है कि सब हो जाएगा, कोई भी डाउट की जरूरत नहीं है। अगर है तो पेट में रखें, पहले ये टॉपिक खत्म होने दे, मैं इसके बाद ही पढ़ पाऊंगा उसको। डाउट बॉक्स की नौटंकी ना करें, ना 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 ना, कोई मतलब नहीं है तुम्हें कुछ नहीं, अभी तुमने पढ़ा ही नहीं, अभी शुरुआत हुई है। मैं पहले ही तुम्हारी हवाबाजियों में नहीं फंसने वाला प्यारे। जो पढ़ा रहा हूं चुप मार के सुनो, मुझे पता है ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, सुनते जाओ खाली तुम। ठीक है जी, स्लो पढ़ाता हूं वैसे भी मैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होता है, +1 ही स्टेबल होता है। लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर यहां पर अब +3 वाला स्टेबल होगा। यही तो पढ़ा था, ऊपर +3 स्टेबल होता है, नीचे यहां +1 स्टेबल होता है। अगली चीज देखें, यहां पर लेड का +2 स्टेबल है, नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, ऊपर जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। ये बातें पुरानी हैं, कुछ नई नहीं चल रही हैं। ठीक, हाँ यहां पर देखें, यहां पर +3 नीचे की तरफ स्टेबल है, लेकिन अगर मैं +5 की बात करूं तो ऊपर की तरफ ज्यादा स्टेबल है। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अभी भी नहीं आया तो आगे इसके एप्लीकेशन पार्ट से खोपड़ी खोलने का कार्यक्रम चलता है हमारे यहां। देखिए एप्लीकेशन देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कौन सा कंपाउंड स्टेबल है। अब उस चीज को जज करने का तरीका कैसे निकालेंगे देखना। जैसे मैंने आपसे पूछा, चलो बताओ, लेड ऑक्साइड है जिसमें लेड पर +2 है और यहां लेड पे +4 है। अब इस कंपाउंड में आपको बताना है ज्यादा स्टेबल कौन है। अरे सर, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 ज्यादा स्टेबल होता है लेड के केस में। आपने ही तो याद कराया, समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं? कि प्यारे खाली प्यार से सुनते जा रहे, काम बन जाएगा। हाँ चलिए चलिए, आनंद की अनुभूति हो रही है ना। अगला यहां पर बताओ, क्लोरीन पर क्या होता है? ऑक्सीजन पे -2 होता है, तभी +2 लिखा है। क्लोरीन पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये +2 होगा, ये +4। बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है? ये स्टेबल। तो ये सवाल आएगा, कर नहीं पाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो। अभी देखना, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं इसको रिएक्शन में यूज करूंगा मैं, तुम्हें दिखाऊंगा कि जो वहां पढ़ाया था देखो इसका यहां रिएक्शन में यूज आता है। ये मैं ही कराऊंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, अब यहां बताइए सर, यहां पर तो जहां तक मुझे लग रहा है टिन पर +2 है, यहां टिन पर +4 है, और यहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, जर्मेनियम पर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तो ये स्टेबल होगा। यहां पर लोअर की कहानी थी तो वो ज्यादा स्टेबल था। अभी क्लास में ही याद हुआ कि नहीं? हाँ कर लोगे? चलिए चलिए, आई थिंक आप सभी को मजा आया होगा। तुम्हें नोट तो करना ही नहीं है। हाँ वेरी गुड। नोट करने के चक्कर में, सही बता रहा हूं, इस मतलब मैं ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए खुद कहता हूं, क्योंकि भैया मैं एक तो बहुत बेहतर तुम्हें पीपीटी में लाके लिख के दूंगा, साफ सुथरा लिख के दूंगा जैसा तुम्हारी डिमांड रहती है। तो तुम्हारा नोट्स यही है अब, हाँ यही मान लेना, जहां आएगा मैं बताऊंगा। अब आती है बात कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात बताओ, मैंने कहा कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें लेड पर +4 है, तो लेड +4 अपने आप को क्या करना चाहेगा? अपने आप को रिड्यूस करके लेड +2 बनाना चाहेगा। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा, क्यों करना चाहेगा सर, हम क्यों माने आपकी बात? चलिए जवाब दीजिए क्यों। लेकिन टिन की अगर मैं बात करूं तो वो +2 से अपने आप को +4 करना चाहता है। इस दुनिया में इस जितने भी शख्सियत हैं, चाहे आप ही क्यों ना हो, सब लोग अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। अगर स्टेबल करना है तो देखने भैया, लेड का +2 ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए +4 +2 में आएगा, लेकिन टिन का तो +4 स्टेबल है ना भाई, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है?
ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब एक बात बताना, जो अपने आप को रिड्यूस करेगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहें, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? यहां टिन अपने आप को +4 में ले जा रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज करे तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो पेपर में ये आ चुका, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था कि लेड का +4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट Sn का +2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। पहली लाइन लिखी थी। स्टेटमेंट 2 में था कि स्टेबिलिटी जो है लेड +2 की ज्यादा है विद रिस्पेक्ट, ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू +4 के, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग है, और इसका +4 स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू इसके, इसलिए रिड्यूसिंग है। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन, सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट। क्या बात कर रहे हो सर? यस, तो ये कर ली ना आपने सवाल। अच्छा है, आनंद आया? यस। मान लो मैं कहता हूं एक रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन में ये हमने कहा कि भैया देखो PbCl4 है, तो आप बताओ क्या वो अपने आप को PbCl2 में कन्वर्ट करना नहीं चाहेगा? अरे खूबसूरती से करना चाहेगा, उसका नेचर है। वो कहेगा कि मैं देख भाई +4 में नहीं रहना चाहता, मैं +2 में जाना चाहता हूं। तो ये रिएक्शन के दौरान अपने आप को ऐसा करेगा। आप सोच के देखो, तो यहां क्लोरीन, अब यहीं से तुम चाहो तो रिएक्शन भी फील कर पाओगे, यहां से Cl2 गैस निकल सकती है। कैसे निकलेगी ध्यान से देखना। यहां पर लेड पे क्या है? +4। लेड ने अपने आप को रिड्यूस करना चाहा, +2 कर लिया। तो एक बात बताओ, अगर ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाएगा तो किसी का तो बढ़ाएगा भाई। तो यहां जो क्लोरीन है, ओ प्यारे, यहां जो क्लोरीन है वो किस में है? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन यहां जो क्लोरीन है वो 0 में है। इसका मतलब -1 को 0 ले जाने की क्षमता किसके अंदर है? लेड +4 के अंदर है। तो आपस में देखो, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये रिड्यूसिंग एजेंट, Cl- एक रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों आपस में साथ कभी नहीं रह पाते, तो रिएक्शन के दौरान ये ऐसा बन जाते हैं। समझ में आया? यस। लेकिन अगला, अगर मान लो SnCl2 को मौका मिले क्लोरीन के साथ मुलाकात करने का, वो तुरंत Sn+4 बनना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि लेड का यहां सॉरी लेड बोल दिया, यहां पर टिन का +2 है, यहां पे +4 होना वो चाहता है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, क्वेश्चन है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? चलो पहचान के बताओ। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो क्लोरीन पहले कितने था? 0 में, तो यही भैया 0 से माइनस में गया है। 0 से माइनस में जाना मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आपको पता है कि रिड्यूसिंग है। ओ, ये जो सिखा रहा हूं ना, ये आगे रिएक्शन के प्रोडक्शन में काम आएगा प्यारे। कछ फालतू नहीं चल रहा है। कहीं तुम सोचो कि फालतू पढ़ा रहा है मास्टर ना। अब अगर मैं तुमसे कहता कि भैया लेड का ये +4, इसको हीट कर दो, क्या बनेगा? बताइए 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 बताइए। हमने कहा O2 की प्रेजेंस है, बताइए क्या बनेगा? बता दोगे? अरे बुड़बक भैया लोग बता दोगे? यहां पर क्या होगा? लेड का ऑक्साइड एंड ½ मोल O2 गैस उड़ जाएगी। तो ये रिएक्शन का प्रेडिक्शन ऐसे ही होता है कि देख भाई +4 से +2 में जा रहे हैं, यहां ऑक्सीजन दे दिया तो SnO2। अच्छा, एक चीज और भी बताऊं, जितने भी मेरी क्लास में मौजूद लोग हैं उनसे मैं एक ही चीज कहूंगा, यहां लिखूंगा नहीं तो नोट्स खराब होगा आपका। सिर्फ एक चीज, भैया ना रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। मुझसे मत पूछना बैलेंसिंग, ऐसा नहीं मुझे आता नहीं है, मैं करवाऊंगा भी आगे, जब मैं पढ़ाऊंगा डीएनए ब्लॉक में करवाऊंगा 1-2 जगह, बट मैं आपको ना प्रेडिक्शन सिखा दूंगा। अगर आपको यह पता चल गया कि यही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा ना, तो आप शायद कर ले जाओगे। आपको आता है क्या बैलेंसिंग? एक बार बताना। चैट एक बार चिल्ला के बोलो कि तुम्हें बैलेंसिंग आती है। दोनों तरीके से ढंग से बैलेंसिंग सीखना, एन फैक्टर वाला और जो वो नंबर ऑफ एटम्स देख करके तुम सेट करते हो वो भी, दूसरे दोनों भी आने जरूरी है। अरे आता है क्या? क्योंकि उस भाई मैं कह रहा हूं एडवांस क्वेश्चन पूछता है। देखो एडवांस सवाल पूछता है कि तुमको प्रोडक्ट आता है कि नहीं, है ना। उसको पता है कि तुम बैलेंसिंग कर लोगे, लेकिन प्रोडक्ट मैं सिखा दूंगा तो तुम्हारा भी तो कुछ काम है ना प्यारे। हाँ, बस तुम खाली बैलेंसिंग करना, बाकी काम किसका? पांडे जी का। चलिए आगे देखते हैं। निपटा दिया? अच्छा जी, अरे कर लोगे जी? अरे ओ प्यारे कर लोगे ना? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है भैया? एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ कभी रह सकते हैं? बताइए। एक ही कमरे में अगर रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बंद कर दिए जाएं तो ये आपस में कुछ प्यार मोहब्बत करके कुछ प्रोडक्ट पैदा नहीं कर देंगे भाई? कर ही देंगे। तो भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये आपस में रिएक्शन कर देंगे।
अगर आपस में रिएक्शन कर देंगे तो इनको साथ में रखना अच्छी बात है क्या? नहीं भैया। तो जब भी ये साथ में दिखे तो कहो कि भैया वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपस में ही रिएक्शन कर देंगे। समझ गए जी? नहीं समझे तो कोई बात नहीं। सुनना, मैंने कहा मेरे पास है लेड I4, PbI4। क्या PbI4 एग्जिस्ट करता है? इसका जवाब मैं पहले बता दूं। मैं बता दूं कि आप बताओगे? चलो बताओ, तुम बताओ। चलो 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 चोलिए बताइए यहां पे क्या होगा। चोलिए आगे बताइए। यहां पर, अरे ओ प्यारे ध्यान सुनना, ये कोई और नहीं है, कायदे से इनकी शक्लें देखो। लेड पर +4 है और साथ में 4I-। अब एक बात बताइए, क्या कभी एक रूम में बंद लोग, ये लेड +4 मतलब आपको पता ही है कि भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अभी हमने पीछे I- को रिड्यूसिंग एजेंट घोषित किया था। कोई तो विरोध नहीं कर सकता मेरा इस बात का। हाँ, अगर ये दो लोग आपस में बंद हैं तो क्या ये रिएक्शन नहीं करेंगे? अरे आपस में रिएक्शन करेंगे, और जब ये रिएक्शन करेंगे, लिख के अलग से बताऊं? चलो लिख देता हूं, देखना। लेड का +4 खुद को लेड के +2 में कन्वर्ट करेगा। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे, ये +4 को +2 में ले जाएंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना? अरे बिना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन खाएंगे तभी तो +2 तक जाएंगे। अच्छा, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अरे I-। तो 2I- आ गए। कहे भैया देखो मेरे पास एक, देखो एक ने कहा मेरे पास एक I- और दूसरे ने कहा भैया देखो मेरे पास भी -1 है। दोनों के लेने के बाद ये भाई साहब ये बन गए, लेकिन ये जो दिए वो दोनों मिलकर के I2 बन गया। तो हुआ क्या कुल मिला के? ध्यान से सुनना, ये भाई साहब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन होगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या अभी भी मेरे पास 2I- नहीं बचा हुआ है? बचा हुआ है। क्या अब आगे कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये तो स्टेबल है। अब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा PbI2। क्या? PbI2। तो ध्यान रखिएगा कि लिखा जाता है कि, ध्यान से सुनेंगे, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब उसमें लिखा जाएगा बिकॉज लेड +4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड I- इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिखा जाता है तो आपको रीजन समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं कह देता कि PbI2 क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। PbI2 एग्जिस्ट करता है तो आप भी मान जाते कि हाँ भैया करता है। देखिए बना दिया हमने। सबको आया क्या? अरे बोलना प्यारे, समझ में आया ना रे? हाँ। अब एक बात और सिखाता हूं, साथ 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 ही साथ सिखाएंगे। अरे ओ प्यारे, अगर मैं तुमसे कहता, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं तुमसे कहता कि मेरे पास लेड +2 है, मेरे पास बाजार में मौजूद लेड +2 है, इसकी मुलाकात मैंने F2 के साथ करवा दी, तो क्या कोई रिएक्शन होगा? क्या कोई रिएक्शन होगा? अनपढ़ों की तरह बात मत करना, पढ़े लिखे समझदार लोग कहेंगे कि देख मेरे प्यारे, अरे कह रहा समझ में नहीं आया, घर तक गिरा के मारूंगा नालायक कहीं का। ये +4 है, अपने आप को रिड्यूस करेगा, इसमें क्या रॉकेट कड़ा रहा हूं मैं? सिंपल बात। अरे रिड्यूस कर रहा है, अगर ये रिड्यूस होगा तो ये ऑक्सीडाइज होगा। अभी बताया था ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मारूंगा, ये प्लम्बर गैंग का है, छोड़ो नालायक। इधर देखियो, अरे ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट का काम है अरे खुद को क्या करना? अरे वो प्यारे, खुद को रिड्यूस करना। F2 खुद को रिड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा प्यारे? F2 खुद को रिड्यूस करेगा तो क्या बनाएगा प्यारे? 2F- बनाएगा। ऐसा कुछ बनाएगा? हाँ बनाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया यहां पे 2 मोल ले लेता हूं, बल्कि अलग से लिख दूं क्या? चलो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आप जानते ही हैं। एक काम करता हूं, कायदे से लिख देता हूं ना, क्योंकि तुमको नोट्स देना है, नोट्स। तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमने 2 मोल ले लिया है। ध्यान से सुनते जाइएगा। इससे ये बन गया कितना? देखना, 4F-। ये खुद का इनका करेक्टर है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। ए भैया इनका करेक्टर यही है कि अपने आप को ये यही करते हैं जी। अब बताइए, अगर F2 ने इसको ऑक्सीडाइज करके +4 बनाया तो आगे क्या होगा? आगे जो ये 4F- है, ये इनसे मिलकर 4F- से मिलकर लेड का +4 बनता है। समझ गए?
अब एक बात बताऊं क्या रे, जो लेड का +4 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड स्टेबल होता है फ्लोरीन के साथ, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन के साथ स्टेबल नहीं है। ये लाइन लिखेगा और लाइन चिपका देगा, क्योंकि I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है अच्छा वाला, बट F- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे भाई यहां पर यह कहानी देखने को मिलती है कि लेड का +4 स्टेबल है। और यही वजह है कि ऑक्सीजन के साथ, देखना ध्यान से, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल। बल्कि तो पूरी अंग्रेजी लिख देता हूं, अच्छा रहेगा, है ना। HIGHER, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर, इसमें मेरा काम बढ़ गया तुम्हारा नोट्स ना बनवा के यार। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड +4, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्यों लिखना भाई, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये है हमारा मेन पॉइंट। चलिए देखो, फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन को देखो तो यहां पर थैलियम का +3 स्टेबल, यहां लेड का +4 स्टेबल, यहां बिस्मथ का +5 स्टेबल। लेकिन यह चीज आयोडीन के साथ स्टेबल नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन भी फ्लोरीन की तरह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे ऑक्सीजन नाम में ही है कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यही रीजन है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो आपको यह दिख रहा है, इसीलिए आपको यहां पर देखिए, ये +3 में मिलेगा, ये +4 में। लेकिन ध्यान रखना, बिस्मथ का ऑक्सीजन वाला कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए देखो नीचे लिखा है द वेल करेक्टराइज्ड, मतलब जिसको हमने पाया है ना, मतलब छान छून के साफ सुथरा करके निकाला है, वो सिर्फ एक कंपाउंड है बिस्मथ का, दैट इज F, जो कि +5 में, दैट इज BiF5। ड्यू टू, ये लाइन आधों को समझ में नहीं आती, आधे बच्चे समझ ही नहीं पाते कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 से BiF5 के एग्जिस्टेंस का क्या लेना देना है। कोई बताएगा? अरे क्या है भैया इसके लेने देने का कोई मतलब है? अरे बताओ रे भाई, कोई बोलेगा कि भैया ये +5 में ही एग्जिस्ट करता है फ्लोरीन के साथ, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या है? अरे भैया फ्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे जिसको नहीं समझ में आया उसकी जिम्मेदारी पांडे जी ने नहीं ली। हाँ, अब कुछ न कर सकत हमको जितना आता था हमने पढ़ा दिया। आए बड़े समझने वाले नहीं तो 2F- से ये है 4F-। अरे भैया यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो यही चीज बिस्मथ के साथ लिखनी है। हमको नहीं आया सर, आप नहीं जानते सर, हमको कहां समझ में आता है सर। पगला पार्टी, जब बिस्मथ को फ्लोरीन मिलेगा, अब बताओ ना क्या होगा? अरे भैया ये +5 में चला जाएगा, +5 में चला जाएगा। या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, इसको कहने के तरीके हैं, सुनना, बिस्मथ को +3 ऐसे लिख देता हूं। ये वाला एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? बताओ क्यों नहीं करता बिस्मथ का +3? उसका रीजन है कि ये इससे रिएक्शन करके इसको एक्चुअली क्या बना देता है? BiF5 बना देता। चलो एक साथ ही लिख देता हूं। अब देखो, अब कोई अनपढ़ आदमी होगा जो कहेगा कि नहीं समझ में आया, सब लिख दिया मैंने। ये एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये फ्लोरीन के मिलते ही यहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि इसको भी बनाओगे तो बिस्मथ और फ्लोरीन ही तो मिलाओगे, तो बिस्मथ और फ्लोरीन मिलाने से वो यहां तक नहीं रुकता, लेकिन ये डायरेक्ट यही बनता है। तो ध्यान रखना, ये इसके लिए लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ये है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये भाई साहब स्टेबल हैं, और यही वजह है कि यही स्टेबल हैं तो यही रहते हैं। आप बोल दे यार, हाँ आए बड़े। चलिए अगला देखते हैं। चलिए शायद समझ में आ गया होगा। आया? चलिए, हाँ, जो चीज समझने की वो समझने की, जो याद करने की वो याद करने की है। बहुत क्लियर लाइन है, ऐसा फांसना सा नहीं है। सही लग रहा है भाई? कोई ऐसा है जो कहे कि सर गंदा लिखा आपने? कोई है? अरे ओ गधे बालक, सर आपने गंदा ही लिखा है। रुको भैया फिर से लिख देता हूं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल। तुमको यार गलती कर दी यार ये बोल करके नोट्स में बनवाऊंगा। आर स्टेबल विथ फ्लोरीन एंड
ऑक्सीजन। अब ले भाई, अब नहीं कह सकते तुम, साफ सुथरा लिखा है मैंने। चलिए चलिए अगला देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी एंड केमिकल स्टेबिलिटी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब जो हीट बर्दाश्त कर ले वो थर्मली स्टेबल है। केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब केमिकल रिएक्शन कम से कम करे, है ना, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। बताओ कौन? अरे बताओ रे बाबा, केमिकल रिएक्टिविटी या थर्मल स्टेबिलिटी कौन ऐसा है जो हीट बर्दाश्त कर लेगा? अरे सर एक बात बताऊं, ये जो PbCl4 है ना, आपने अभी पढ़ाया था कि PbCl4 हीट करके टूट जाता है PbCl2 और Cl2 में। क्या बात है सर, ये बात आपने पहले पढ़ा दी तो हमें पता चल गया सर कौन टूटेगा कौन नहीं। लेड का +4 ज्यादा स्टेबल नहीं होता, हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कार्बन तो +4 में बर्दाश्त कर पाता है। चलिए अगला देखते हैं, निश्चित रूप से अगला देखेंगे। कार्बन को देखें भैया, यहां पर क्या बोलोगे? क्या मैंने सही लिखा? अगर केमिकल रिएक्टिविटी की चलो बात करो, क्या स्टेबिलिटी इसकी बात करो, थर्मल स्टेबिलिटी। देखो जो PbCl2 है यहां पर लेड में +2 है, तो ये तो बहुत स्टेबल है भाई, ये थर्मली स्टेबल है। और एक बात बताऊं, कुछ लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि सर हम इनको पहचानते हैं। वैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां देख के लगेगा कि ये है, ये कहते हैं कार्बीन, इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। और ये डाइक्लोरोकार्बीन बहुत रिएक्टिव है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है प्यारे। किसी को याद आया? ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, सुपर फास्ट रिएक्शन कर देता है प्यारे। ओके तो देखो रिएक्टिविटी और इनकी रिएक्टिविटी रिस्पेक्टिवली थोड़ी कम। सबको आ गया होगा, कोई अनपढ़ ही होगा जो कहेगा हमको नहीं आया। देखो भैया TlF3 की बात कर लेते हैं। TlF3 में अगर हम देखें तो TlF3 में देखो थैलियम पर क्या है, आपको बता चुका ना, फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता, हमेशा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर Tl पे +3 होगा, इसके साथ में 3F-। मैं बस तोड़ के दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो क्या है TlI3। अब ध्यान रखना, अब आयोडीन की औकात नहीं है कि वो Tl को +1 में रखवा दे, है ना, इसीलिए सॉरी +3 में रखवा दे, तो इसीलिए Tl यहां पर क्या रहता है +1 में, तो I3 पर क्या होता है -1। ये ऐसा ही है जैसा कि सीजियम में दिखाई देता है +1 और I3 -1। देखो सीजियम वाली बात तो सबको समझ में आ जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो सीजियम कहां का है, ग्रुप नंबर 1 में। अगर वो +1 है तो ये I3- बनता है। क्या बनता है? I3- बनता है। आगे चल के पढ़ोगे कि I3- वगैरह ब्राउन कलर का होता है, ये सब आगे पढ़ोगे, फिलहाल जान लो। यहां वाले पर हम क्या कहते हैं कि फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसीलिए वो उसको +3 तक लाके रोकता है। अभी कईयों को नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात, दर्द नहीं लो, खोपड़े में ज्यादा दर्द जाना नहीं चाहिए। देखो अगर मैं कहूं कहीं पे TlF मौजूद है, ठीक है, और क्योंकि TlF को बनाया कैसे होगा, हमने लिया होगा थैलियम और फ्लोरीन से रिएक्शन कराई होगी। अगर हम सोचें कि ये +1 पे रुक जाए और ये -1 पे, तो ऐसा हो नहीं सकता। वहां पर F2 की प्रेजेंस होगी, तो होगा क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और Tl चला जाएगा +3 तक, और F2 2F- बना देगा। तो ये जो 2F- बनाएगा वो, और एक F- ये, तो ये है 3F-। ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फ्लोरीन जो है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए वो ऐसा करता है। तो इन दोनों का बेसिक अंतर आना चाहिए कि आयोडीन के साथ ये +1 में है, लेकिन वहां पर एनायन के रूप में I3- है, जो कि लीनियर होता है। ये हमने कहीं पढ़ा है तुमने, ये लीनियर होता है। लेकिन I3- भी कैसा है जी, ये वाला लीनियर। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये आइसोमॉर्फस है? क्या ये दोनों कंपाउंड आइसोमॉर्फस है? अब ये वो वही बता सकता है जो अनपढ़ नहीं है। पढ़े लिखे लोग, पिंटू प्लम्बर के जो गैंग के लोग हैं, उनके अलावा बाकी लोग ये बता पाएंगे। बोलो रे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है, नोट्स खराब नहीं करना है, पांडे जी ठीक करिए। चलिए तुम लोगों ने बढ़िया जिम्मेदारी दे दी भाई, हमने नहीं दी सर, आपने ले ली खुद ही जिम्मेदारी। चलिए ये क्या है, आइसोमॉर्फस है, PHOUS। समझ गए क्या है आइसोमॉर्फस? कितनों को समझ में आता है क्या है? ये आइसोमॉर्फस है भाई, दोनों ही क्या हैं, आयनिक, दोनों के एनायन एक जैसे, तो मेरे प्यारे आइसोमॉर्फस है।
और जब ये क्वेश्चन पूछेगा आधों की पैंट गीली कि भैया ये तो पढ़ाते नहीं है, खाली भर ज्ञान दे के चले गए थे। अब तो कोई नहीं कहेगा रे, नहीं कहना बहुत मारेंगे जी। हाँ, इसके बाद देखो थैंक यू स्लाइड। आज के लिए हमने सोचा इतना ही पढ़ाया जाए, और अच्छा ये है कि तुमने नोट्स नहीं बनाया तो तुम्हारा टाइम भी बच रहा है, अच्छे से लिख के दे दूंगा। मुझे तो ये लग रहा है भैया बिना रिवीजन के मत घुस जाना मेरी क्लास में यार, मतलब सबसे ज्यादा दुख मुझे तभी होगा। आइसोमॉर्फस की स्पेलिंग लिख लेना, PH US होगा तो US लिख लेना, ठीक है जी, जो भी हो। कुल मिला के देख मेरे प्यारे, बहुत ज्यादा आज नहीं पढ़ाया है, जानबूझ के नहीं पढ़ाया कि पहला दिन है, थोड़ा सा एक लेवल अप कर लेते हैं, ठीक है जी। हाँ, और बताइए। अरे पढ़ाने को तो और पढ़ा दूं, पढ़ा देंगे, चिंता छोड़ दे तू। और बताइए क्या हाल चाल है, थोड़ा बातचीत करते हैं। आज मैं वीडियो कॉल लगवाऊंगा यार, थोड़ी तुम्हारी शक्लें देखे बहुत दिन हो गया है। वीडियो कॉल लगाना भाई, वीडियो कॉल में तुम्हारी थोड़ी शक्ल ही देख लें। अरे भागो मत रे, रुक जाओ रुक जाओ। 8:30 से कर दो। नहीं नहीं नहीं, 8:30 से क्लास नहीं है, अपनी टाइमिंग जो है सही है भैया, हमको उठ के आना पड़ता है, हम रहते हैं दूर। चलो वीडियो कॉल एक बार लगाना, इनकी बातचीत हो जाए हमारी। और बताओ, ये कोई दुख समस्या तकलीफ हो तो चैट में वो भी बता सकते हैं आप, ठीक है। अगर कुछ आपको लगे कि कोई दुख समस्या तकलीफ जीवन में चल रही है तो एक बार आप कमेंट करिए, वो भी हम देख लेते हैं। प्रयास 2.0 वही वाला है, ऊपर वाला तो है। हाँ यही है, प्रयास प्रयास प्रयास। हाँ 2025 ही है, नीचे है। अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे थे क्या? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है, एक ही है। हाँ, पोल नहीं, पोल करोगे? करूं कॉल? बताना भैया जब हो जाए। क्या हुआ, सही है? अच्छा ऐसे रहता है क्या? चलो 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 चलो, बाकी सब्जेक्ट ठीक ठाक चल रहा है आप सभी का? इनऑर्गेनिक, चल देखो भैया, फिजिकल तो सर ने खत्म कर दी, ठीक है, ऑर्गेनिक चल रही है। इनऑर्गेनिक की तो चिंता है ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए भाई, मैं क्लास के दौरान ही करा दूंगा। नोट्स तुम्हें बनाने नहीं उतने ज्यादा, जो बनाने हैं वो बहुत कम है। हाँ, रिएक्शन पोर्शन मैं खुद ही बनवाऊंगा तो आपको इसमें आनंद आएगा, वो मैं क्लास में याद भी करवा दूंगा, उसकी चिंता तुम छोड़ दो। आज सर की शादी, है भाई ये कोई तुम्हारा प्रॉब्लम है? वो उनकी प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम क्या, उनको कर नहीं रहे हैं, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है उनकी हो नहीं रही है? समीर साहब क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया है सर। बढ़िया है। यस सर। चलो और बताओ, आज का पढ़ाया लिखाया ठीक लगा? यस सर। समझ में आता है कुछ? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। और बाकी पढ़ाई लिखाई का हाल चाल बताओ। सर बढ़िया चल रहा है, बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं, मॉड्यूल भी कर रहे हैं। पर ओ भैया देखो, जब भी देखो अगर ऐसा हो ना कि भैया मॉड्यूल नहीं हो पा रहा हो तो इसे सरदर्द बहुत मत लेना। मेन चीज अभी आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी के लिए केवल और वो केवल उसी पर फोकस कर लोगे, तब भी काम आपका बन जाएगा। ज्यादातर सवाल एक्चुअली वही आने वाले हैं, है ना, वो जो पिछले सालों से आए हुए थे। और बताइए प्रीति जी कैसी हैं? चल भाई समीर, हालचाल हो गया तेरा, बाय बाय। बाकी लोग, ईसा जी, प्रीति, ये कौन है भैया नीचे? अभी ये दिख नहीं रहे हैं भाई साहब। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसा है जीवन, ठीक चल रहा है? यस सर, सब बढ़िया है। आज का पढ़ाया समझ में आया? यस सर। ज्यादातर तो मैंने रिवीजन ही करवाया है, लेकिन अब कल से शुरू करते हैं नई बात, है ना। चलिए अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करते रहो भैया, मुझे सिलेक्शन चाहिए। वो एक क्वेश्चन तुमने गलत करके सच में मोटिवेशन खराब कर दोगे तुम लोग। पढ़ के रिवीजन करके ही क्लास में घुसिए, ठीक है जी। हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मेरा मोटिवेशन खराब, मैं तो ये सोचूं तुम्हें मैं क्लास में याद कराने की हिम्मत जुटा के आता हूं, तुम यहां फेल कर दोगे। ज्वाला बैच का मतलब क्या होना चाहिए? अरे बोल रहे प्यारे, अरे ओ नीरज, ज्वाला बैच का क्या मतलब है? सिलेक्शन बैच। इसको साबित करना पड़ेगा, इसे काम नहीं बनेगा। हाँ, ज्वाला के लिए सिलेक्शन, या अपने अंदर ज्वाला जला फॉर सिलेक्शन। तो जितनी भी चिंगारियां हैं, चिंगारी को जोड़ जोड़कर ज्वाला सबने बना लिया है। सिलेक्शन चाहिए दादा लोग। चलिए बाय बाय, आपकी शक्लें देख ली हमने,
हमें ये लग रहा है हम इंसान ही पढ़ा रहे हैं, पता चला रोबोट वोबोट पढ़वा रहे हो तुम लोग। चलिए ईसा जी गई, चलिए अच्छी बात है। निक्की, प्रशांत एन जो भी नाम है, क्या हुआ भैया तुम्हारी शक्लें इतनी खराब है क्या, नहीं दिखा सकते? बोलो भाई। हेलो। अरे भाई शक्लें तो ठीक ही होंगी, अबे नहाया धोया करो सुबह सुबह, साबुन आता है, रिन पाउडर रगड़ के धुलो अपनी खोपड़ी। अबे भाई शक्लें तो दिखा, कैसे पता चलेगा तू कौन है? ये रोबोट है भाई, रोबोट आ रहे मेरी क्लास में, हटाना पड़ेगा। अबे इंसानों से बात करने के लिए तो मैंने आज कम पढ़ाया है, मैंने खुद सोचा था कि लास्ट के 10-12 मिनट मुझे बात करनी। क्या यार, क्या यार। हेलो। अरे कौन हेलो कर रहा है? जो नहीं आएगा भैया स्क्रीन पे वो जाए, चलो बाय बाय, कोई बात नहीं। निक्की, जो भी नाम है आ जाओ भाई, किसको आना है? नहीं आना? चलो टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। ठीक है जी। हाँ, और बाकी चैट में बात कर लेते हैं। चैट दिखाना भैया मेरे को, इसको हटाना। चलिए आज हमने जानबूझ के कम पढ़ाया है, कृपया एक कार्यक्रम करिए, ये पढ़ के रिवाइज करके आइए, कल इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करवाता हूं मैं। हाँ, और इन चैप्टर्स में ना बहुत डीपीपी के चक्कर में मत पड़ना, जितना करा रहा हूं इसीलिए मैं क्लास में याद करा रहा हूं, क्वेश्चंस भी मैं ही दूंगा, होमवर्क के रूप में बहुत सारे दे दिया करूंगा, आगे हो जाएगा। अभी 3-4 लेक्चर हो जाने दीजिए, क्योंकि जब तक 4 लेक्चर नहीं होगा तब तक हम बेसिक्स ऑफ पी ब्लॉक नहीं पकड़ पाएंगे, और बेसिक्स से बहुत क्वेश्चन तो नहीं आते, उसके आधार पर आगे जो आएंगे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं आप सभी को। ठीक है, चलें। हाँ, बाय 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 बाय, चलो चलो चलो।